हीरा शैथिल्य नहीं। ठीक है, अब ये देखते हैं सीरा शैथिल्य। पहले मुझे बताओ सीरा ये क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? श्रवण स्रोतांश है, बराबर। श्रवण स्रोतांश मतलब क्या, सॉरी स्त्रोतस का है, सॉरी शरणात सीरा करके है, शरणात सीरा मनात दमन्या, ऐसे है उसका हर एक का निरुक्ति। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? ये तो ये सर तो है सर, ये तो है सर। स्क्रीन काही हालत नाही ना समोर. ठीक है, तो शरणात सीरा मानत धमन्या और श्रवणात स्रोतस। तो सीरा अभी देख रहे हैं, सीरा शैथिल्य। शैथिल्य मतलब आप सभी को पता है, शैथिल्य कौन से महाभूत से आ सकता है? हेलो, आवाज नहीं आता. कौन सा? पृथ्वी स्थिरता का न्यून होने से, धारण कर्म उसका कम होने से। अच्छा, मतलब पृथ्वी की न्यूनता सी हो वजह से होगा, बराबर। नहीं तो कौन से महाभूत बढ़ने की वजह से हो सकता है? एक तो तेज महाभूत, ये तो पता है. तेज महाभूत। तेज और सर किसी का माइक ऑन है सर। वही. एक काम करना, सबको म्यूट करता हूँ. तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अ, अभी सीरा शैथिल्य देख रहे हैं, तो एक एक वर्ड का उसका मीनिंग देखेंगे कि सीरा मतलब सीरा, ये सरनाथ सीरा. ठीक है, जो सर गुणात्मक कार्य रहेगा. अभी सर मतलब कौन रहेगा उधर? आप महाभूत रहे। आप महापुत्र, बराबर. मतलब मुझे बताओ, अभी थोड़ा डीप जाऊंगा मैं. सीरा है, बराबर. और ये क्या बोल रहे, सरनाथ सीरा है. बट दोषव सीरा आपने सुना है क्या? सुश्रुताचार्य जी ने बताया वो दोषव सीरा भी बताया ना, है उसमें. मैंने नहीं कहा है, उसमें जो 700 सिराएं बताई है शारीर स्थान में. अगर मेरा ये करेक्ट रहेगा फिगर, तो 700 सिराएं बताई है सुश्रुताचार्य जी ने. तो दोषवस्त्री सिरा के बारे में भी बोला है. मतलब सिरा और सिरा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? सिरा ये कौन से धातु से बिलोंग करता है? कौन से धातु का संबंध है? मतलब बिलोंग नहीं करता है, रिलेटेड कौन से धातु से? रक्त धातु का रक्ताचा उपधातु, उपधातु. और मेद, मेद धातु, मृदुपाक सिरा, उपाक है वो. हाँ, तो अभी मेघ धातु है यार. रक्त धातु में आप पकड़ लो कि रक्त और पित्त का मतलब तेज महाभूत का संबंध है वहाँ पे. हाँ, मेघ धातु में पृथ्वी प्लस आप महाभूत है. मतलब सीरा शैथिल्य जब हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये तीन धातुएं, सॉरी तीन महाभूत चाहिए. तीन महाभूतों की प्रॉपर्टी चाहिए. समझ रहे हैं ना हम लोग कैसे ये कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी ये पुरुष विद्या नियम करने वाले हैं ना, तो मोस्ट ऑफ दी आप लोग हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि बाबा ये इसमें एक एक वर्ड का डिटेलिंग देख के फिर फाइनलाइज समराइज करेंगे उसका क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो हाँ, तो सीरा शैथिल्य. शैथिल्य हम लोग ने अभी देखा तेज महाभूत से आ सकता है, नहीं तो आप महाभूत से आ सकता है. तेज महाभूत से स्ट्रक्चरल शैथिल्यता आएगी, समझ है ना. और आप महाभूत से भी स्ट्रक्चरल आ सकती है, बट फंक्शनली ज़्यादा आती है. समझो, पहले देखो तेज महाभूत से क्या होगा, पहले स्ट्रक्चरल होकर फिर फंक्शन बिगड़ेगा. और आप महाभूत से पहले फंक्शन बिगड़ के फिर ये स्ट्रक्चर बिगड़ता है. मतलब समझा कि नहीं? हाँ, एक मिनट, चाबी दे. एक मिनट, एक मिनट. तो उसमें क्या बता रहा था मैं. सपोज कार्डियोमेगेली है, कार्डियोमेगेली, बराबर. पहले व्यास बढ़ता है,
फिर फंक्शन बिगड़ता है। और वही सपोज मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, या पकड़ लीजिए एंट्रोपियन हो या ये हो, पहले स्ट्रक्चर बिगड़ता है फिर बाद में फंक्शन डिसेबिलिटी आती है। समझ रहे आप मेरी बात? देखो बॉटल का शेप चेंज होगा तब उसमें पानी, हम मतलब आग के पास लेके गए उसको, उसका शेप चेंज हो गया। वही उदाहरण हम लोग बार बार देते हैं। अभी वो 1 लीटर का बॉटल था, अभी पकड़ लो कि शेप 200 ml, उसमें लेस वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर अभी लेस हो गया। किस वजह से? पहले तेज महाभूत का इम्पैक्ट हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, फिर बाद में वो क्यों या कोई है ना, या कुछ रेतीलता में क्या होता है कि प्रसरण हो जाता है, मतलब आपने बहुत उसको अगर किया तो फिर वो गल जाती है बॉटल। समझ में आया बात? मतलब ये हम लोग को, मैं हमेशा उदाहरण वही देता हूँ, हम लोग के यहाँ पे बॉयलर था, ठीक है, पानी गर्म करने का एक यंत्र था, बहुत ऊंचा था और 5.5-6 फीट का था वो, उसके अंदर कॉइल रहती थी, हम लोग टायर और ये बॉटल जलाते थे या किसी के कपड़े वगैरह टंगे रहते थे वहाँ पे। बट प्लास्टिक का उपयोग बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, खास करके रबर का, ठीक है। तो अभी सीरा हम लोग के पास 3 धातुएं हैं, सॉरी महाभूत है, 2 धातु है, रक्त धातु और ये मेध धातु। और महाभूतों में आप है, तेज है और पृथ्वी है, तीन महाभूत है, ठीक है। अब शैथिल्यता रक्त धातु में इसमें क्या बोलते हैं, रक्त क्षय में आया है, हाँ, रक्त क्षय में। तो अभी देखो, रक्त शरीर में जब संचार करता है तब एक विशिष्ट समशीतोष्ण लेवल पे वो संचार करता है। मतलब अभी कुछ आचार्य ने अनुष्ण कहा है रक्त को, मतलब उष्ण नहीं है रक्त। इसके लिए वर्ड क्या आते हैं व्यवहार में? खून खोलना, खून खुल जाता है, हाँ, रक्त सळसळत, ऐसे मराठी में भी बोलते हैं, हाँ। तो ये जो 2 प्रोवर्ब्स है, इसका मतलब सीधा है कि रक्त उष्ण नहीं है, खून खोलने की स्थिति या उबालने की स्थिति, ये इसके लिए उष्णत्व लगेगा, इसका मतलब वो अनुष्ण है, बराबर, पूरी तरीके से उष्ण नहीं है, ठीक है। तो ये एक लेवल पे एक इसके ऊपर घूमता है, समशीतोष्ण रहता है जब वो संचार करता रहता है, तब सिराओं को रक्त वहन करते वक्त तकलीफ नहीं होती। मतलब क्या, वायु की गति भी मेंटेन रहती है। उसके बारे में भी हम लोग ने उरक शतकी में देखा था कि कफ दोष के सार्द्रता की वजह से या आप महाभूत की स्निग्ध और द्रव गुण की वजह से क्या होता है, खास करके व्यान वायु की गति बराबर रहती है। हम लोग ने देखा था फ्रिक्शनलेस रोड पे हमेशा ये रहता है, गति ज़्यादा रहती है, ठीक है। या आप स्कीइंग वाले देखा है, स्कीइंग जो बर्फ के यहाँ पे ये रहता है, आइस हॉकी, या इसमें आप स्पीड देखो, फुटबॉलर का स्पीड और आइस हॉकी वालों का स्पीड वो अलग रहेगा, क्योंकि उसमें चिकनाई ज़्यादा है, श्लक्षणता ज़्यादा है, ओके। तो स्निग्ध और द्रव गुण जब जब रहेगा तब तक वहन अच्छा होगा वायु का, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी रक्त वहन करने के लिए तकलीफ नहीं होती जब वो समशीतोष्ण रहता है, ठीक है। रक्त धातु शरीर में अच्छे से संचार कर कर हर धातु को उसकी वृद्धि को धात्वांश देकर शरीर को निरोगी अवस्था में रखता है। परंतु जब रक्त की अवस्था बदल जाती है तब सिराओं के ऊपर परिणाम दिखने लगता है। प्रतिकारक शक्ति, जब आपकी प्रतिकारक शक्ति या अल्प प्रमाण में दोष जब रहते हैं तब वो स्व सामर्थ्य से उसका पाचन जब तक कर सकता है तब तक सिराएं अच्छी रहती है। परंतु जब जब उसके प्रतिकारक शक्ति, मतलब शरीर की प्रतिकारक शक्ति या मर्यादा मतलब मर्यादा रहती है, उसमें लिमिटेशंस रहता है, जो उनको दोष जब अल्प प्रमाण में रहेंगे तब उनका पाचन करने में थोड़ा सा मर्यादा रहती है उसमें। बट रक्त का जब उष्णत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या विदग्ध रक्त एक टर्मिनोलॉजी आई है कामला की चिकित्सा में, ठीक है। विदग्ध रक्त जब होता है तब सीरा ये प्रकार ये है मातृज है, हाँ, सीरा, सभी जो मृदु अवयव है वो मातृज भाव है, ठीक है। तो वो मृदु होने की वजह से या मृदु गुण होने की वजह से
बढ़े हुए रक्त धातु के उष्ण गुण की वजह से दाहकत्व या दाह की वजह से सोम गुण यानी आप महाभूत का प्राधान्य कम हो जाता है, इस वजह से शैथिल्यता आती है। आप समझ रहे हो? अब उसका शेप चेंज हो रहा है, आप पकड़ लो। या अभी देखो आपने देखा रहेगा ना, ओल्ड एज पेशेंट में जब आप पंक्चर करते हो रक्त मोक्षण के लिए, तब वो वहीं पे रहता है क्या? रक्त मोक्षण के टाइम उस वेन जो है वो वहीं पे रहती है, स्लीपरी रहती थोड़ा सा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है। इलास्टिसिटी किस में? हम लोग में है अभी फिलहाल। यंग अडल्ट में अच्छा रहता है वो, या बच्चों में, बट बच्चों का बहुत नाजुक रहता है। बट ये जो 70 प्लस या 65 प्लस या खेतों में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका वो इलास्टिसिटी लॉस्ट हुई रहती है। तो क्या करते हैं हम लोग का इतना शार्प होने के बावजूद भी वो पंक्चर नहीं कर पाती वेन को, स्काल्प वेन या नीडल। समझ में आ रहा है? तो वो क्यों है? क्योंकि मृदुता नहीं है वहाँ पे, काठिन्यता आ गई है, वात दोष का प्राधान्य भी है, इसकी वजह से काठिन्य आ रहा है रुक्षता की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये विदग्ध रक्त जब घूमता है तब सोमगुण यानी आप महाभूत की द्रवता का कम होता है फिर से। अब देखो मैंने ये भी बताया था आपको कि अभी जैसे बटर का आपको एग्जांपल दिया था मैंने, अमूल बटर का, याद है ना आपको सबको? कि अमूल बटर हम लोग जब गरम तवे के ऊपर रखते हैं या पैन के ऊपर रखते हैं तो उसका वजन तो उतना ही रहता है, बराबर, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो सेम चीज़ हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? या इसमें रुक्षता, इसमें इसके लिए शैथिल्यता आती बाद में, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें रुक्षता और कृष्णत्व, ये जो दो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो ज़रा ऊपर के लेवल पे, मतलब और जब डीपर हो जाती है संप्राप्ति तब दिखता है। रसक्षय में इसका वर्णन करते समय उसमें रुदपीड़ा, कंप शून्यता, ये लक्षण अपान वायु असंतुलित होने की वजह से होते हैं, ऐसे बताया है। रक्त का प्रमाण जब कम हो जाता है तब वात विकृति बढ़ जाती है और पहले ही त्वचा को रुक्षत्व आया हुआ रहता है और उसका परिणाम रक्त धातु के ऊपर भी होकर फिर डिस्कलरेशन आता है। जो वात दोष में बोला ना, कार्ष्ण कामित्वम, कार्ष्ण्य कामित्वम, उष्ण कामित्वम, सॉरी, बराबर। वो जो कार्श्यता और कार्ष्ण्यता है, कार्ष्ण्यता मतलब ब्लैकिश टिंज जो आती है, या हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं शरीर के ऊपर, वो जो आती है वो वात दोष बढ़ने की वजह से आती है। बट उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, एक रीज़न कि रस धातु क्षय में बताया कि रुदपीड़ा, कंप शून्यता अपन वायु की विघटन की वजह से होता है, परंतु रक्त धातु ही कम हो रहा है, रक्त का ही क्षय जब हो रहा है तब वात विकृति भी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि पहले रस धातु बिगड़ेगा तो रुक्षता आएगी, हम लोग ने प्रीनन में देखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो धातु है तो रक्त धातु के ऊपर भी परिणाम होगा, तब जाकर वो ये होता है। अभी मुझे बताओ ये पूरे इसमें विस्कोसिटी कैसे रहेगी रक्त धातु की? विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? कम। कमी कमी असणार की नाही? बरोबर, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। रक्त क्षय मतलब आप जो जीवन कर्म प्रदान कर रहे हैं ना, उस धातु के बारे में देख रहे हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं देख रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अलोन अबाउट WBC, RBC या HB, ठीक है, सिर्फ इसके बारे में नहीं देख रहे। एक मिनट। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, तो अभी सर्वसाधारण चिकित्सा क्या है इसकी कि रक्तक्षय के ऊपर बताई हुई चिकित्सा आगे वैसे ही चालू रखनी है। कौन सी है? तो विद्रुम कीट, नहीं तो फिर ये जिंगी शार्दी रहेगा। रस धातु बलवान होने के पश्चात रक्त धातु भी अच्छा तैयार हो जाता है और आगे उसकी मंडूर भस्म की यानी विद्रुम कीट की योजना करनी है, मंडूर भस्म की। और सुबह शाम मतलब यानोदान काल में, हाँ, जिंगी शार्दी ये कल्प देना है, यानी मंजिष्ठा और अनंत मूल इनका काढ़ा देना है। और इस प्रकार से रक्त धातु में वात पित्त कम होकर रक्त धातु की वृद्धि अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है।
अभी रक्त धातु का जब प्रमाण ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, या रक्तवर्त स्तोत्र दृष्टि में क्या होता है कि विसर्प प्लिय विद्रदिन कुष्ठ वातास्त्र पित्तास्त्र गुल्मोप कुश कामलाह व्यंगाग्नि नाश सम्मोह रक्तत्वक नेत्रमूत्रता वाग्भट सूत्रस्थान 11वें अध्याय में है। विसर्प प्लिय विद्रदिन कुष्ठ वातास्त्र पित्तास्त्र, ठीक है, और गुल्म उपकुश कामला। उपकुश पता है ना, ये इधर वाला दंत व्याधि है वो, ठीक है, गम्स रेडिश दिखता है उसमें, या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है। व्यंग अग्निनाश समूह काय, जिंजिवाइटिस ना, हाँ जिंजिवाइटिस रहेगा। तो कामला, हाँ, तो इस रोग, ये सभी रोग जो है तो रक्त मोक्षण के ऊपर, आपका अगर दांत वगैरह दर्द लेके आता है ना पेशेंट, तो आप ऊपर करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। गम्स के ऊपर करने का, उसका रूट जो रहेगा ना उसके ऊपर आप रक्त मोक्षण ये विद्या कर्म करो तो अच्छा रिजल्ट आता है। अभी रक्त मोक्षण ये ट्रीटमेंट इसमें चाहिए, ये सभी विसर्प का तो मैंने किया है खुद बहुत बार ट्राई, और रक्त पित्त का भी किया है, और ये व्यंग वगैरह जो ऊपर वाले जो ऊपर की व्याधियाँ हैं उसमें तो डेफिनेटली मैं करता हूँ रक्त मोक्षण, ठीक है। कुष्ठ में भी किया है। ये जो रक्त पित्त वगैरह है या प्लीहा विद्रदिन, हाँ विद्रदी में भी किया है, ठीक है, तो इसमें रिजल्ट अच्छा ही आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ रक्त त्वक नेत्र मूत्रता वगैरह में मैंने रक्त मोक्षण कभी किया नहीं है, ठीक है, या अग्निनाश में, मतलब अग्निमांद्य है, और ये है अग्निनाश मतलब अग्नि का नाश नहीं है ना, तो मर जाएगा पेशेंट, तो अग्निनाश मतलब अग्निमांद्य, उसमें भी करने के लिए कहा है कुछ कुछ कंडीशंस, ठीक है। अब इन सभी रोग व्याधियों के ऊपर रक्त मोक्षण की चिकित्सा बहुत अच्छी है, बट वो व्यवहार में उतनी प्रचलित नहीं है। इसके लिए अच्छे से विरेचन देना है और कषाय तिक्त मधुर ऐसे औषधियों का प्रयोजन करना है आपको, और रक्तवर्धन करनारे पदार्थ दूर से ही, मतलब उनका परहेज अच्छे से करना है, ठीक है। अब केस प्रेजेंटेशन देखते हैं। 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल, फाइनेंशियली गरीब थी वो, और जितना सहन करता है कर सकती है उतना सहन करने की वृत्ति थी, जैसे सभी लेडीज़ लोगों का रहता है। 5-6 महीने उसने फीवर का हिस्ट्री था, उसको हल्का हल्का बुखार आता था, पसीना आता था, और उसके बाद फिर से उसको अच्छा लगता था, फिर 2-3 दिन अच्छा लगता था, फिर से बुखार आता था, ऐसे 5 से 6 महीने अच्छे से चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ज्वर की हिस्ट्री होने की वजह से अग्निमांद्य बहुत तीव्र हो गया, शरीर के ऊपर उसका परिणाम दिखने लगा, और जब चेक किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, जीर्ण ज्वर का केस है, तो उसमें प्लिया वृद्धि दिखेगा, ठीक है। उसका बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके लिए अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मेद क्षय में जैसा प्लिया वृद्धि देखते तो बहुत सारे धातुओं के ऊपर, मतलब मेद धातु तक क्षय होने की वजह से प्लिया वृद्धि अभी दिखने लगी। विजातीय घटकों का संचय अब मूत्रपिंड से लेकर अभी रक्त के घर में यानी प्लिया में होने की वजह से प्लिया वृद्धि हो गई, और ज्वर, ये ज्वर का परिणाम धातुओं के ऊपर होकर क्या होगा, धातुओं के ऊपर होने के बाद वहाँ का धातु अग्निमांद्य भी क्या होगा, वो थोड़ी देर अपने खुद को एलिवेट करेगा ना, काउंटर बैलेंस करने के लिए। हम लोग ने ज्वर में देखा था, जीर्ण ज्वर में क्या करता है, वो खुद को काउंटर बैलेंस करने के लिए खुद की अग्नि बढ़ाता है, बराबर। उसी का आगे का स्टेज क्या रहता है, रक्त पित्त रहता है। जब वो द्रवता वहाँ पे बढ़ती है, शैथिल्यता आती है, स्वेदो उष्मा धातुओं से स्वेद निकलने लगता है, मतलब एक स्त्राव तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से रक्त धातु में द्रवता बढ़ती है, फिर रक्त पित्त दिखता है। इसलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त आया है, ज्वर के बाद डायरेक्ट गुल्म नहीं आया है। उसका कारण ये है कि ज्वर को आपने निग्लेक्ट किया तो रक्त पित्त होने वाला है, हो सकता है, होगा, होने ही वाला है ऐसा नहीं है, हो सकता है। तो क्या है कि धातुओं के ऊपर परिणाम हो गया, और उनका नरिशमेंट यानी पोषण अच्छे से नहीं हुआ, और वो स्वलक्षण अपने अपने दिखाई देने लगते हैं हर धातुओं के। अब उसका मेंसेस के टाइम पेट दर्द होता था, उदरशूल होता था, और उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई, ठीक है। किसका, मेंस्ट्रुअल फ्लो वो भी बहुत कम हो गया। आगे आगे विलंबार तो ये लक्षण भी दिखने लगा, और इस सब का परिणाम रक्त धातु के ऊपर हुआ। पहले जीर्ण ज्वराकरिता जीर्ण ज्वर के लिए उसका उपचार स्टार्ट किया, तो सुबह शाम क्या किया, क्या रहता है, ज्वरग्न योग, महामृत्युंजय व कफग्न अशा पुड्या गरम पाण्यातून चालू आहे। कफग्न काय आहे आता हे,
कफग्न मेरे ख्याल से अभी मेरे को जो लग रहा है ना यहाँ पे, तो वो मोस्टली ये रहेगा, शायद टंकन रहेगा। अभी वही मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ ये कफग्न वर्ड। ठीक है, ज्वरग्न महामृत्युंजय रस में जयपाल रहता है, और हम लोग का मेन ट्रीटमेंट क्या है कि ज्वर में सबसे मेन क्या होता है, मुझे बताओ। मेन क्या रहता है, मेन? आम हाँ, अग्निमांद्य हो गया। अग्निमान्य रहता है, बट उसका कॉन्स्टिपेशन हाँ, आम पाचन पाचन कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन मल संचिति होती है वहां पे, देखा था ना ये, इसमें भूल गए क्या आप? राइट साइड के पेज के ऊपर था वो, मेरे को याद है, सब मेरे को ही याद है। आपको क्या याद है? हाँ, बताता हूँ, रुको एक मिनट। देखो पेज नंबर 151 के ऊपर देखो, एक मिनट। हाँ, अब मैं आपको मराठी डायरेक्ट हिंदी में बताता हूँ। ज्वरोत्पत्ति में दोषों में गुरुत्व रहता है, गुरुत्व बराबर, सामता की वजह से ऑब्वियसली। उस टाइम द्रवता का अभाव होने की वजह से किट्ट भाग योग्य समय पे बाहर नहीं जाता है और आमाशय में ही पड़ा रहता है। ठीक है, अब मल संचय की वजह से वात की गति असंतुलित हो जाती है, मलरूप द्रव्य ज़्यादा काल तक आमाशय में ही पड़े रहते हैं, यहीं से स्त्रोतोरोध स्टार्ट हो जाता है। वात की गति द्विगुण होने की वजह से शीर्षशूल जैसा लक्षण धीरे धीरे दिखने लगता है, पॉपअप होता है। रुग्ण को अरति होती है, यानी बेचैनी हो जाती है। अग्निमांद्य व दोषाधिक्य की वजह से कुछ तो गर्म चाहिए ऐसी इच्छा हो जाती है, उष्णकामित्व हो जाता है। एक ही जगह पे जब रहता है तब पूरा सिकुड़ के बैठना पड़ता है, ऐसे लगता है। और अब सर म्यूट बटन हो गया सर, म्यूट बटन, म्यूट। आवाज ही नहीं आया क्या मेरा कुछ भी? बस दो 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 तीन वर्ड्स नहीं आए थे सर। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, जब तक वो मल बाहर नहीं जाएगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं आना है। इसीलिए आपा जी ने महामृत्युंजय कल्प यूज किया है, और महामृत्युंजय कल्प में जयपाल है, जो जयपाल विरेचक है। समझ में आया बात? बट वो शोधित जयपाल है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए आप देखो ज्वर के पेशेंट में मोशन क्लियर नहीं रहता है, और जब तक आप नीचे से नहीं निकालोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि ये जो तैयार होने वाला है ना आमाशय में अग्निमांद्य, करेक्ट, बट जैसे तैसे वो ढकेल लेगा आगे, बट नीचे तो पूरा ब्लॉक है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ का उदाहरण देता हूँ। कल्याण और ये है, कल्याण का स्टेशन है, कल्याण नाम का, और यहाँ पे CST का स्टेशन है सपोज। हाँ, अब कल्याण से कुर्ला जब आ रही है लोकल, तो वो ऑलरेडी वो पैक होके ही आ रही है। कुर्ला से मैं चढ़ूँ कैसे अंदर ट्रेन में? तो मैं वहीं के ऊपर वहीं रहूँगा, है ना। तो स्टेशन पे, कुर्ला स्टेशन पे गर्दी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी भर के आ रहे हैं। समझ में आया बात? तो मैं नहीं चढ़ सकता अंदर, तो आमाशय का जो वहाँ आगे सरकना चाहिए वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी पैक है। तो पहले नीचे का क्लियर करना पड़ेगा, साथ में ज्वरग्न योग देना पड़ेगा, जो कि जाकर इसके ऊपर अच्छे से काम करेगा। कहाँ पे? लिया के ऊपर। किसी पेज नंबर कितना होता है? पेज नंबर क्या है? 295। तो ये समझ लो पहला, हाँ, ये ध्यान से। इसलिए वहाँ पे, और मैंने ये भी कहा था कि टंकन है ना श्लेष्म सारक है। अब यहाँ पे जो आम रहता है ना, तो आम इज रिजेबल्स टू स्त्यान कफ। अगर उसको निकलना है तो सारक लगेगा अपने को। श्लेष्म सारक कौन है? या कफ निस्सारक। ये रसतरंगिनी में टंकन के बारे में कहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पुरदर में वो बहुत फेमस है, जिसके अगेंस्ट है हमेशा। सीतोपलादी, यष्टि मधु, तुलसी चूर्ण प्लस टंकन, ऐसे 4 का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। सर ये टंकन का अनुपान क्या रहेगा? नहीं, इसका तो शायद ही रहेगा, ओके, नहीं तो गर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया? प्लीहा वृद्धि थी, इसके लिए 10 और 2 बजे वरांग क्षार भी स्टार्ट किया। ज्वरक देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्वर है ना
आप अच्छे से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ग्रंथ वाचन हो गया ना अपना, फिर से रिकॉर्डिंग मत सुनो, पहले पढ़ो। उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ऑफ द पेशेंट मैटर्स मोस्ट। अप्पा जी जो भी लिखता है ना, पहले 2 लाइन में आगे क्या होने वाला है ना वो पता लगता है आपको, अगर आप बार बार रीड करते रहेंगे तो। ये ध्यान में रखो। पहले दो, अभी क्या बताया, पहले बताया कि नहीं, 32 ईयर्स फीमेल पेशेंट, बाद में क्या हुआ था वो दिया सिम्टम, फिर उसका लक्षण कैसे डेवलप हुआ वो दिया, और उसकी ट्रीटमेंट दी, और फिर ट्रीटमेंट क्यों दी उसका भी बताएंगे आगे। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न रहता है अप्पा जी का, समझ में आया ना? और क्या हुआ, 1 सप्ताह तक, मतलब ज्वरग्न योग, महामृत्युंजय और कफग्न, और इसका प्रोसीजर भी दिया था ना कि 1/4 देना है उसका। हर योग अलग है, हाँ ये अलग है, ये लक्ष्मी नारायण वाला है, ये ध्यान में रखना। ये अलग कल्प है ज्वरग्न। हम लोग हर योग यूज करते हैं, हर योग, त्रिभुवन कीर्ति, रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति प्लस 4 भाग गैरिक। ज्वरग्न में लक्ष्मी नारायण रहता है प्लस 4 भाग गैरिक, महामृत्युंजय प्लस टंकन, ऐसा रहता है। ठीक है, अब आते हैं फिर से आगे कि पहले सप्ताह में ये सब दिया, 10 और 2 बजे वरांग क्षार भी दिया, यानी विडंगाधिक्षार। महेश सर तुमच्यासाठी विडंगाधिक्षार चरक चिकित्सास्थान 13 उधर प्लियोदर चिकित्सेमध्ये आलं। ठीक है, उसके बाद दूसरे सप्ताह में थोड़ा अच्छा और अच्छा फीवर के ऊपर अच्छे से दिखने लगा परिणाम। प्लीहा के ऊपर परिणाम कम होकर उसकी सूजन अभी धीरे धीरे कम होने लगी, मतलब प्लीहा वृद्धि कम होने लगी। 15 दिन के बाद उसको भूख लगने लगी। अब आते हैं फिर से थोड़ा पीछे, 1 मिनट, पेज नंबर ये निकला, यकृत प्लीहा मूत्रपिंड का चैप्टर निकला, पेज नंबर 349 निकला पीछे, 349 या 348 के ऊपर सेकेंड लास्ट लाइन देखो। अभी मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ। रक्त में विजातीय घटकों का प्रमाण जब भी या वृद्धि हो जाती है तब वो रक्त धातु अपने घर की ओर यानी प्लीहा की ओर बढ़ने लगता है। इस वजह से प्लीहा की विकृति उसी में से उत्पन्न हो जाती है। रक्त धातु में जो विजातीय घटक है, जो आम विष है, उनको बाहर निकालने के लिए उसकी धड़पड़ यानी उसको क्लियर आउट करने के लिए उसका कुछ क्या बोलते हैं, धड़पड़ स्ट्रगल चालू रहता है, बट उसमें उसको यश नहीं आता है, मतलब सक्सेस नहीं आता है। मतलब किसको, प्लीहा को वो क्लियर आउट करना है। जब वो लाइसिस की प्रोसीजर जो होने वाली है, सब कुछ माइक्रोफेजेस हो या बाकी का चीज़ हो, जो लाइसिस का प्रोसीजर होने वाला है उसमें उसको जो विजातीय घटक है वो वहीं पे संचित हो रहे हैं। इसकी वजह से वो प्लीहा वृद्धि दिखने लगती है। उसमें पहला लक्षण क्या है, तो वो है अग्निसाध। साध मतलब क्या, साध मतलब सदन। सदन मतलब अभी सपोज मैं अभी बहुत बोल रहा हूँ, बट अचानक सपोज सामने वाली बिल्डिंग में कुछ पकड़ लो कि सिलेंडर का ये हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो मेरा ध्यान यहाँ पे रहेगा क्या, सिखाने में। ठीक है, ऑल ऑफ सडन मेरा वहाँ पे चला गया ध्यान, एंड आई एम कंटिन्यूसली लुकिंग और थिंकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। ओके, और मैं सीखा तो रहा हूँ बट ध्यान उधर है। तो साध या सदन, उसका मीनिंग वैसा ले लो आप कि एकदम से नहीं होगा वो, बट झटका लगने जैसा होगा और ध्यान परिवर्तन होगा। किसका, प्लीहा का। मतलब अग्नि का साध, नाश नहीं बोला है या एकदम अग्नि मान्यता नहीं है, सदन बोला है। अग्निसाध ये लक्षण दिखता है, ज्वर का लक्षण बढ़ने लगता है, अंग मर्द या बहुत ज़्यादा क्लम दिखने लगता है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता है यानी आलस्य। प्लीहा के प्रदेश में पीड़नासत्व चेक करते वक्त वो भाग जो रहता है, जो प्लीहा का भाग रहता है, वो टणक यानी कठिन लगने लगता है हाथ को। स्त्रोतरोध का प्रमाण बढ़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कोलन में गुड़गुड़ने जैसा, गुड़गुड़ायन ये दिखता है, मतलब गुड़गुड़ होने लगता है। बीच बीच में हृदय में भी दुखता है, रुद्धशूल, खांसी आ जाती है, पेट में आनाह हो जाता है यानी उदर आनाह, टेस्टलेस हो जाता है मुंह। ठीक है, ऐसे प्रकार के लक्षण प्लीहा विकृति जब होती है तब दिखती है। उसमें अभी मैंने जो बताया, क्लम, अग्निसाध,
ज्वर, आलस्य या क्लम भी बोल सकते हो। हाँ, और बाद में ये तो ठीक है, ये सिम्टम है, सॉरी साइंस है, कौन सा प्लिया वृद्धि चेक हम लोग कर रहे हैं, वैद्य लक्षण है। या आंत्र के तीसरे भाग में ये भी वैद्य रुग्ण संवेद्य लक्षण है, ठीक है, गुड़गुड़ने जैसा, या आप भी फील कर सकते हो स्टेटोस्कोप से। रुच्छुल, ये वैद्य रुग्ण संवेद्य है। तो ये रुच्छुल यानी बीच बीच में से ऐसा हार्ट के ऊपर ऐसा मिमिक करता है वो पेन, हार्ट अटैक के जैसे। और खांसी आना, पेट में या उधर आना होना, टेस्टलेस होना, ये सब जीर्ण ज्वर में आते हैं कि नहीं मुझे बता। जो रिपीटेड ये पैरासीटामोल वाले जो पेशेंट रहते हैं ना, बार बार ऐसा कुछ हुआ तो पैरासीटामोल खाने का, ये वो वाले पेशेंट है, लीन दोष वाले, ठीक है। तो उसमें जीर्ण ज्वर में ये सभी प्लीहा दुष्टि के लक्षण इसमें दिखते हैं, जीर्ण ज्वर में ऑलमोस्ट, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, पहला जो लक्षण था वरांगक देने के बाद प्लीहा वृद्धि के ऊपर काम हुआ, ज्वरग्न योग, और ये महामृत्युंजय देने के बाद मल्ल का जो संचय था, पुरुष अवरोध था, मलावरोध, वहाँ से भी वो क्लियर आउट हो गया। इसकी वजह से भूख अच्छी लगने लगी, क्योंकि अपन क्लियर हो गया। तो अपन जो प्रकोपित हो रहा था और विलोमित हो रहा था, सामान को ये कर रहा था बार बार, क्या बोलते हैं, चल मेरे साथ, मैं भी हम लोग साथ में प्रकोप करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। सामान क्या कर रहा था कि वन्नी समीपस्था उसका कार्य बताया, ब्लोअर का काम बताया, अग्नि संदूषण का काम बताया उसका, तो वो काम बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि आमाशय में भी अन्न आके पड़ा है और वो पचा नहीं सक रहा है, क्योंकि अग्निमांद्य तो वो ब्लो भी नहीं कर पा रहा है, समान वायु का भी काम शांत हो गया है, ठीक है। और नीचे भी स्त्रोतावरोध है, मतलब मलावरोध की वजह से। तो नीचे से जैसे क्लियर हो जाते हैं तो अपन अपना अनुलोमित हो जाता है, सामान को मतलब आमाशय का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे आ जाता है अन्न, फिर आमाशय भी रिक्त हो जाता है। फिर वरांगक दे रहे हैं हम लोग प्लीहा क्लियर आउट करने के लिए। प्लीहा को क्लियर कर रहे हो, इसका मतलब आप रक्त धातु में से क्या बोल सकते हैं, रक्त धातु का जीवन कर्म आप प्रॉपर कर रहे हो, इतना ध्यान में रखो। आप वरांगक को इतना मतलब हाँ ठीक है 10-2 देंगे ऐसा मत सोचो, उसका काम बहुत बड़ा है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगा आप रक्त धातु को क्लियर कर रहे हो ना सपोज, तो आप पकड़ लो आप जीवन कर्म अच्छा कर रहे हो उसका, ये ध्यान में रखो। जो कर्म जिस धातु का है उसके ऊपर काम करने वाला। और क्या होता है, वरांगक देने के बाद पहला रस धातु भी अपने आप क्लियर हो जाता है और आगे वाला धातु भी क्लियर हो जाता है, मतलब माउस को भी अच्छा है उसको, समझ में है ना। मतलब एक साथ आप कितने सारे डायमेंशंस के ऊपर काम करते हो सिर्फ वरांगक देकर, ठीक है। तो सर हाँ सर दो योग यूज किया है प्लीहा वृद्धि में सर ने, तो एक योग है वरांगाक्षार और एक है रजन्यादि योग। कौन सा कंडीशन में हम वरांगाक्षार देंगे और कौन सा कंडीशन में रजनी योग देंगे? हाँ, मैं आप गुप्तेश्वर जी एकदम बेसिक क्वेरी है, मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ डेफिनेटली। जब स्त्रोतरोध वगैरह रहेगा, प्लीहा वृद्धि रहेगी या प्लीहा के ऊपर घननाद आएंगे और जो मैंने अभी लक्षण थोड़ी देर पहले कहे वो सब लक्षण दिखेंगे तो आपको वरांगक देना है। बट जब आकाशीय नाद आएंगे और आपको प्लीहा का स्पर्श उष्ण लग रहा है, पीड़ना सत्व लग रहा है, तब आपको रजनी योग देना है। रजन्यादि योग नहीं है वो, सिर्फ रजनी योग है, ठीक है। रजन्यादि योग अलग है वो, हाँ संहिता में, ठीक है। आगे देखते हैं। 15 दिन के बाद भूख लगने लगी उसको, उस रुग्ण को जो 32 ईयर फीमेल है, जिसको मेंसेस भी बराबर नहीं जा रहा था, फ्लो कम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या किया आपा जी ने, पहले जीर्ण ज्वर की ट्रीटमेंट दी, क्योंकि ज्वरोष्मा बड़ा है, बाद में धातु भी बराबर सकस नहीं है या अच्छे टॉप क्वालिटी नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जीर्ण ज्वर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको जब भी ज्वर की पेशेंट आ रही है और आप जिंगी शादी देंगे क्या ऐसे पेशेंट को डायरेक्ट आने के बाद? नहीं, आपको खुद के मन को समझाकर और पेशेंट को समझाकर ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पहले जीर्ण ज्वर की ट्रीटमेंट करने दो, पहले ये जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आपका रक्त धातु या फ्लो आपको अच्छे से नहीं आएगा। उसको रक्त धातु वगैरह कुछ पता नहीं, क्योंकि जब भी आप मुंबई में हो या महाराष्ट्र के किसी भी कोने में आप जब धातु शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, धातु, तब वो शुक्र का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग करने से हम लोग को बचना है। उनको क्या बोलना है, फ्लो अच्छा आने के लिए पहले आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे पैरासीटामोल वाले पेशेंट में दिखता है, क्योंकि ये मैं पैरासीटामोल वाले पेशेंट क्यों बोल रहा हूँ,
मेरे खुद के पिताजी ने 12 साल लगातार पैरासीटामोल खाया, 12 साल लगातार, हर रोज। हाँ, कभी ट्वाइस खाते थे, कभी ओडी खाते थे, ठीक है। मतलब कुछ भी हुआ ना, दर्द वगैरह या कुछ भी, क्योंकि परिस्थिति बहुत गरीब थी। अभी ये कुछ अच्छा जो दिख रहा है सब माता पिताजी की कृपा है, तो पीछे अच्छे से दिख रहा है। जो घर में, उनके घर में रहते हैं, हम लोग तो हमेशा वही बोलते हैं। कोई पेशेंट ने पूछा मुझे तो पापा जी आप, मतलब पापा आपके साथ रहते थे? हम लोग हमेशा बोलते हैं हम लोग पिताजी के साथ रहते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनका पेंशन है। बट बताने का चीज़ ये है कि 12 साल उन्होंने खाया था। मैं कितना भी अच्छा मेडिसिन दूँ ना, तब भी उनका साइनोसाइटिस, मतलब छींके क्षवतु जो था ना, वो बहुत कम हो गया, गैस का प्रॉब्लम बहुत कम हो गया। बट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये जो कंडीशन है वो रिवर्स करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि उनका गर्भविष का हेतु है ना, ये गर्भविष है। हर रोज़ पैरासीटामोल खाना, आप सोचो, डेली लगातार ऐसा। क्योंकि मेरी जो मामी थी, बड़ी मामी, वो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो फिर क्या है, लाके देने का वो ऐसा है घर पे। तो इस वजह से, फिर इसकी वजह से मैं पैरासीटामोल वाले पेशेंट ऐसे बोलता हूँ। कुछ भी हो, ये डाइक्लो नहीं तो पैरा लेते हैं ओवर द काउंटर जाकर, और फिर वो लीन हो जाते हैं दोष। और फिर जब उनको दोष प्रकोपक हेतु मिलते हैं ना, तब बैंड बजता है पेशेंट का, तब हम लोग के पास आते हैं। बीच बीच में बुखार रहता है, पहले तो बोलते भी नहीं बुखार आता है, उनको बुखार ये चीज़ ही नॉर्मल लगती है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, शब्द का प्रयोग क्या रहता है, नॉर्मल बुखार आया था डॉक्टर। बुखार यही चीज़ एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल कैसे हो सकता है बुखार, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी क्या हुआ कि वरांगक वगैरह दिया, 15 दिन अच्छे से मेडिसिन दिया। ज्वर के अभी मतलब प्लिया का मेडिसिन और कुछ दिन कंटिन्यू किया, 15 दिन मतलब नेक्स्ट, और ज्वर का मेडिसिन पूरी तरीके से बंद कर दिया। शरीर सूखा हुआ लग रहा था, मतलब रुक्षता लग रही थी, और प्रीनन कर्म नहीं दिख रहा था बराबर से। और जो नेक्स्ट साइकिल आई उसको, उसमें भी बहुत ज़्यादा शूल हुआ उसको। तो इस समय क्या किया, गर्भाशय को थोड़ी ताकत लाने के लिए, बल्य होने के लिए अपान काल में चंद्रप्रभावटी दी। अब नाम में ही चंद्रप्रभा, यानी चंद्र के प्रभा के जैसा होने वाली है वो पेशेंट, तो चंद्रप्रभा दी। और खाने के बाद व्यानुदान काल में क्या किया, विद्रुम और किट्ट दिया, ठीक है, प्रवल और मंडूरभस्म दिया। और वो किसके साथ दिया, ऑब्वियसली दूध के साथ दिया, क्योंकि दूध ये रस धातु वर्धक है, ठीक है। और प्रवाल भी रस धातु वर्धक है, मंडूर ये रक्त धातु का रसायन बताया है, ठीक है। 15 दिन के बाद हल्के हल्के चेहरे पे लाली दिखने लगी, बाद में मतलब फ्रेश दिखने लगी। जो निस्तेजता थी वो अच्छे से ग्लो करने लगी। बाद में औषधियाँ वैसे ही चालू रखी, प्रकृति भी अच्छे से उसमें सुधार आ रहा था। 1 महीना बार बार देने के बाद रस रक्त धातु ये अच्छे से प्रकृतिस्थ हो गए, रक्त धातु का उपधातु भी अच्छे से तैयार हो गया, यानी आर्त। और जब उसको मेंस्ट्रुएशन आया तब उसको उदरशूल बिल्कुल नहीं हुआ, और अच्छे से सब प्रकृति के ऊपर अच्छे से परिणाम हुआ, और प्रकृति मतलब अच्छी हो गई वो पेशेंट, ठीक है। अब आएंगे उसका कार्य कारण मीमांसा कि इन अवस्था में औषधियों ने कैसे काम किया। अभी उसका देखो क्या है रीज़न, कि 5-6 महीने बार बार फीवर आने की वजह से धातुओं के ऊपर परिणाम हो चुका था। पहले ही अग्निमांद्य था, इस वजह से धातुओं का पोषण बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। रक्त धातु और कफ, इनके रक्त धातु और कफ दोष इनके ऊपर परिणाम होने की वजह से आंत्र का भी पोषण बराबर नहीं हो रहा था, ठीक है। ये लाइन डाल दिया, देखा ना उन्होंने, आंत्र का पोषण बराबर नहीं हो रहा था। मतलब वो धारण कर्म करेगा नहीं तो अतिरिक्त धारण कर्म करेगा, एक तो करेगा नहीं तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। प्लिया वृद्धि ये जीर्ण ज्वर का लक्षण तो था ही। रक्त में ज्वर के विष ज़्यादा होने की वजह से रक्त धातु में से जो विजातीय घटक है उनको बाहर निकालने का काम जो कर रहा था आंत्र या मूत्रपिंड, वो मतलब बंद हो गया। यकृत का इस वजह से अभी नीचे से ही नहीं जा रहे, तो यकृत का सरगुण भी प्रॉपर नहीं होगा अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो फिर यकृत का फंक्शन भी कम हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि नवीन रक्त धातु की उत्पत्ति हुई नहीं, और रक्त धातु में से विष बाहर जाने के लिए कुछ भी जगह नहीं थी बिल्कुल। इस वजह से वो प्लीहा में संचित होने लगी,
इस वजह से प्लीहा वृद्धि दिखने लगी। अब इन सबका पचन पहले सुधारने के लिए और ज्वर ये मूल कारण होने की वजह से उसकी चिकित्सा स्टार्ट की। सुबह शाम ये तापाच्या पुढे यानी ज्वरग्न योग, महामृत्युंजय और ये कफग्न यानी टंकन, इनकी पुड़िया चालू की और 10 और 2 बजे प्लीहा का औषध यानी वरांगक क्षार चालू किया। अब ज्वर का जो मेडिसिन है वो ऑब्वियसली इससे स्टार्ट होना चाहिए, आमाशय से, ठीक है। तो आमाशय से काम स्टार्ट किया और उसका मेन टारगेट तो वो भी है पक्वाशय, ओके, क्योंकि वहाँ से भी बाहर निकलना है उसको, तभी स्त्रोत कम हो जाएगा। प्लीहेवरील औषध एकदम प्लीहेवर जाऊन काम करू लागले, मतलब प्लीहा के ऊपर जाकर काम करने लगा वरांगक क्षार। प्लीहा को अच्छे से बल प्राप्ति हो गई। कैसे? क्योंकि वहाँ के इसका जो अग्निमांद्यत्व आया था प्लीहा के स्थानिक प्लीहा के ऊपर, तो वहाँ का वो क्लियर हो चुका। इस वजह से रक्तातील विजातीय घटकों का पचन होने लगा। आमाशय से ज्वर की जो पुड़िया दी थी ज्वर के लिए उनसे भी मतलब पाचन कर्म बढ़ गया और रक्त धातु की शुद्धि वरांगक क्षार ने, देखो यही आया ना वर्ड, रक्त धातु की शुद्धि वरांगक क्षार ने किया। मतलब क्या किया? वरांगक ने रक्त धातु को उसका फंक्शन यानी जीवन कर्म करने के लिए या मांस पुष्टि करने के लिए अच्छे से तैयार किया। समझ में आया? बाद में 15 दिन के बाद इस औषधियों का परिणाम हो रहा था, ये दिख रहा था। उसके बाद भूख लगने लगी, मतलब औषधि योजना बरोबर झाली याचा अर्थ असा है। मतलब क्या? औषधियों की योजना मेरी बराबर थी, अप्पा जी की खुद की, वो समझता है। मतलब ये भी हम लोग को सीखने की बात है कि पेशेंट में क्या चेंजेस है, उसके अनुसार आपको अनुमान लगना है और रेक्टिफाई करना है खुद को कि ओके हाँ मैंने बराबर दिया था मेरे से, ओके। औषधि योजना बराबर हो चुकी। उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे सिर्फ वरांगक क्षार चालू था, ये महीना भर गया मेडिसिन। भूख अच्छे से लगने के बाद ज्वर की पुड़िया बंद की गई, प्लीहा का चालू रखा, प्लीहा अच्छे से शोध कम हो चुका, परंतु तेतेच फसावायला होते। ठीक है, ये देखो ये क्या बोला है उन्होंने कि जब भी हम लोग सडन विड्रॉ करते हैं वरांगक को, प्लीहा वृद्धि दिख रही है आपको या प्लीहा के उधर पीड़नासत्व दिख रहा है और सडनली आपने अगर ये किया विड्रॉ किया वो मेडिसिन, तो क्या होता है कि ऐसे समय पे प्लीहा के ऊपर वरांगक क्षार ये अगर नहीं दिया, कंटिन्यू नहीं किया, तो अगले 2 महीने में वो धीरे धीरे फिर से बिगड़ने लगती है। ऐसा अनुभव है अप्पा जी का, ठीक है। इसीलिए उसको कायम का मतलब हमेशा के लिए अच्छा करने के लिए ऊपर का जो वरांगक क्षार तो वैसे ही चालू रखा और धातुओं की चिकित्सा स्टार्ट कर दी। आमाशयस्थ अग्नि प्रज्वलित तो आमाशयस्थ अग्नि प्रज्वलित हुआ था और पेशेंट को फ्रेश भी लग रहा था। सुबह उठने के बाद क्लम भी नहीं था। अर्थात आगे हम लोग को क्या करना है कि धातुओं को बलवान करना है, ये काम था अभी हमारा। तो मतलब अप्पा जी का तो विद्रुम किट्ट दिया, वो भी दूध से स्टार्ट किया। प्रवाल ये जलीय औषधि है और वो रस धातु का पोषण अच्छे से करता है दूधासार के अनुपात। मतलब दूध भी क्या है, रस धातु को बढ़ाने वाला है, ओके। जलीय पृथ्वी है वो, और दूध ये जलीय और मधुर वर्ग से बिलोंग करता है और रस धातु का पोषण करने के लिए मदद करता है। मंडूर ये क्या करता है, रक्त धातु के ऊपर काम करने वाला है, खनिज है, पृथ्वी की कक्षा में बढ़ने वाला है और रक्त धातु का रक्तिमा बढ़ाकर बलवान करने हैं। रक्तिमा बढ़ाकर मतलब ये अभी फिलहाल HB और इसके बारे में बोल रहे हैं, RBCs के बारे में, ठीक है। रक्तिमा बढ़ाकर उसको बलवान करने ये मंडूर भस्म का काम है। और रस और रक्त धातु दोनों भी अच्छा बलवान होने के बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम उसको तकलीफ होती थी वो नहीं हुई और अच्छे से फ्लो गया। आज ही पेशेंट आई थी बैक पेन के लिए शाम को, तो अभी ठीक है। फिजिक उसका थोड़ी पतली है और हाइट 5 फीट है, ठीक है। तो अभी 11 महीने हो गए उसको, 10-11 महीने। बैक पेन वैसे ही लास्ट जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो फिर मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, पेशेंट निस्तेज थे, ठीक है, स्कोलियोसिस वगैरह था, बैक पेन है उसको, ठीक है, वो करेक्शन हम लोग ने अभी करके दिया उसका। बट उसका ट्रीटमेंट मैंने क्या बोला उसको कि आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम हम लोग पहले दूर करते हैं,
फिर बाद में आपको फिर मेडिसिन देंगे। तो उसका क्या था, थोड़ा तो कुछ तो दे दो अभी बैक पेन के लिए। देखो मैकेनिकल में मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं, तीसरे दिन मेडिसिन देता हूँ पेशेंट को। तीसरे दिन मैकेनिकल प्रॉब्लम कौन सा, पकी नहीं तो वरागु। उठने बैठने में तकलीफ है, मतलब खिंचाव आता है, ऐसा वर्ड आया तो वरागु देना है, ठीक है। नहीं उंगली से बता रहा है कि पेन हो रहा है ऐसा उंगली से, तो पकी देना। इट्स वेरी सिंपल टू डायग्नोस, ओके। या पेशेंट बोला कि अंदर से दर्द हो रहा है तो पकी देना, ठीक है। तो उसको मैंने उसने क्या बोला, नहीं त्याचा काही प्रॉब्लम नहीं है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, होता है मेरे को 3 दिन होता है। मैंने पूछा फिर क्लॉट्स वगैरह आते हैं क्या, तो अभी पेशेंट है ना गाँव साइड से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा अलग लैंग्वेज, मतलब हम लोग क्या यहाँ पे क्या पूछते हैं, किती घड्या लागल्या, किती कापड़ लागला, ऐसे पूछते हैं हम लोग। हाँ अगर गाँव से बिलोंग करते। तो उसने बोला कि नहीं ज़्यादा नहीं जाता है, मतलब मैं थोड़ा ही जाता है। तो अभी देखो उसके केस पेपर में मतलब एडमिट किया पेशेंट दो बार इसके लिए बैक पेन के लिए, कुछ हुआ नहीं उसको, एज इट इज़ है। और अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे दिखने लगे उसमें, क्योंकि उसको लास्ट सितंबर का एक्सरे है, अभी का भी एक्सरे है मेरे पास, और MRI है उसका रिसेंट। तो उसमें स्कोलियोसिस बाद इतने महीनों में डेवलप भी हो चुका है। देखो स्कोलियोसिस इतने महीनों में, तो बताने का ये है कि जब तक आप उस गर्भाशय की फीमेल में जब तक आप ये नहीं करते हो क्लियर आउट उसका मेंस्ट्रुएशन का इशू, अगर उसको तकलीफ नहीं है, 2 दिन जा रहा है, 2 पैड लग रहे हैं, बट जा तो 2 ही दिन रहा है ना, 3 से 5 दिन तो जाने चाहिए ऑन एन एवरेज। वो भी सिर्फ आने से पहले और पहले 2 दिन अंगमर्द लाइट चाहिए उसको, ठीक है। लाइट चाहिए मतलब हल्का हल्का पेन होना चाहिए, और हेवीनेस चाहिए। हेवीनेस रहेगा ना तो कभी आप दिक्कत मत लो मेंस्ट्रुएशन के पेशेंट, बट हेवीनेस की वजह से, गुरुत्व की वजह से, वो टेम्पररी जो स्रोतावरोध होता है ना उसकी वजह से पेन होता है। पता है ना आपको, जैसा पुरुष कैसे तैयार होता है वैसे आर्तव की भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया है आयुर्वेद में, मूत्र की भी प्रक्रिया है। समझ में आया ना बात? तो पहले वो समझ लो मेंस्ट्रुएशन होता कैसे, पता है क्या सबको? पहले मुझे बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, आवाज है तुम्हारा? सर बताइए सर, वही पूछ। बताइए सर। देखो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। रस और रक्त धातु, अब एंडोथेलियम जो है, हाँ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम का जो ये जो टिश्यूज है उसका जो स्क्वीज होकर बाद में ये होने वाला है, बराबर। वो तेज असतं ना, सोनोग्राफी में क्या देखते हैं, ईटी मतलब क्या रहता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस ना। वो जो टिश्यूज है, वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज है ना, दैट इज रिजेंबल्स टू रस धातु, सॉरी रस धातु का वो एक भाग है, ठीक है। और जो स्क्वीज होकर जब आता है वो, या जो अपना आर्तव है ना, आर्तव कौन, बीज वो रक्त धातु है। तो ये जब उसके साथ आता है स्क्वीज होने के बाद उसको आर्तव कहते हैं हम लोग, बट जब तक वो लाइनिंग है ना तब तक वो रस धातु है। ये पहला कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब जब आता है मेंसेस, अभी बहुत सारे महिला वैद्य हैं, सबका एक पैटर्न रहता है कि सबसे पहले आपको कटी भाग में हेवीनेस स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब ये क्या करते हैं, मैंने शायद ये बताया था, ठीक है, ये मैंने बताया है आपको कि क्या होता है। देखो अभी 2 नल है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ऊपर का, अच्छा मेरा ये उल्टा है, ऊपर का और नीचे का, ठीक है। अब ये नल बंद है या मैंने चालू रखा है, बट ऊपर का नल भी बंद है, तो नीचे पानी आएगा क्या? नीचे का टैप ऑन है बट ऊपर का नल बंद है, तो पानी आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर का टैप ऑन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो टैप ऑन करने के बाद क्या होगा, पानी कहाँ पे आएगा, वही टैप में रहेगा कि नीचे भी आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। जैसे अपना देखो टॉयलेट का एक रहता है जेट स्प्रे और इसका अटैच रहता है, आपने देखा रहेगा ना। अब जैसे ही नल ऑन करो और जेट स्प्रे भी ऑन करो तो वहाँ का ये कम हो जाता है, देखो फ्लो, यस और नो। और जेट स्प्रे में ये होता है, और जेट स्प्रे आपने पहले ऑन कर दिया और वो मतलब मेन जो टैप है अगर आपने वो ओपन कर दिया तो जेट स्प्रे का कम होता है,
वाइस वर्सा, करेक्ट। बताना अभी फिलहाल यही है मुझे कि ऊपर का नल ऑन करने के बाद ही नीचे आएगा। अब देखो ऊपर का नल मतलब ये रस धातु है, तो रस धातु फ्लूइडिटी उसकी अच्छी है, बराबर। तो रस धातु क्या करता है, या नीचे का टैप ऑन करना मतलब वो ऑन ही है, वो बंद रहता है क्या, ठीक है, ओस वगैरह ओपन रहता है, वो बंद होता है, वो बात की बात है। बट वैसे तो जाने ही वाला है ना नीचे से अगर आएगा तो, बट आना तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर से वो प्रेशराइज करते हैं। शरीर क्या करता है, प्रेशराइज करने का सिस्टम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के भाग में आप महाभूत की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वो कभी फीमेल बोलते हैं कि इधर दर्द हो रहा है मेंसेस में, हाँ इधर ऐसे बोलते हैं क्या, बताओ मुझे। हाँ कुछ कुछ मेंसेस में ये कंप्लेंट करते देखो, मोशन भी हो रहा है और उल्टी भी होती है, ये स्वर्ण होता है। आपने नोटिस किया कि ऐसे पेशेंट बोलता है की डायरिया पण होतो, डॉक्टर लूज मोशन्स पण होतातच मला, ये क्यों है, वो अतिरिक्त द्रव महाभूत है, मतलब आप महाभूत, अतिरिक्त आप महाभूत का द्रव गुण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, समझ है। तो जब ये सिस्टम बराबर वो प्रेशराइज करेगा तो ये आप महाभूत का काम क्या है, द्रवता तो है बट उसमें गुरु गुण भी है, क्योंकि उसको भी वजन है ना, तो जाके प्रेशराइज करने का काम करता है, और तब जाके नीचे जाके वो, जैसा अभी मैं बताऊं कैसे, अभी स्पंज कैसा रहता है, उसको स्पंज के ऊपर से आपने ये किया, पानी डालते रहे और स्क्वीज किया ऊपर से, तो पानी बाहर आएगा कि नहीं। स्क्वीजिंग मूवमेंट इज एक्टिंग लाइक अ स्पंज स्क्वीज कैसे करते हैं, तो जो स्क्वीजिंग होने के बाद टॉर्चुअस जो वेन रहते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्लीड होते हैं, जिसको हम लोग रक्त धातु कहते हैं, रक्त धातु का उपधातु, मतलब आपा जी। और आपा जी कह रहे तो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, वी कांट रिलाई ऑन रस धातु। रस धातु का ये रस धातु का काम तैयार करना है गर्भाशय्या, ठीक है। इसीलिए सौमनस्य गर्भधारणा ना, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लास्ट टू लेक्चर, ठीक है। और ये आप समझ हो, मैंने से समझा कि नहीं। आप स्पंज का उदाहरण याद रखो और नल का उदाहरण याद रखो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नींबू शरबत पीना है, नींबू का शरबत 2 दिन पहले से, प्रायर टू 2 डेज मेंसेस के। जिनको बहुत उदरशूल होता है, स्कैंटी मेंसेस है, तबीयत नहीं है बराबर, लो फिजिक है, हाँ मतलब थीन है वो बहुत, हाँ कुछ बात नहीं करती ज़्यादा, हम लोग बात करते हैं उससे। देखो ऐसे मेंसेस जिसको रेगुलर नहीं आता है ना, विलंबार्थ या स्कैंटी मेंस, वो ना कनेक्ट नहीं करते आपको कनेक्ट करते क्या वो पेशेंट, मतलब वो आप मतलब 3 बार 4 बार पूछेंगे ना, तब जाकर वो 1 बार आंसर देते। पहले बात उसको शर्म आती है, ठीक है। और उसकी दूसरी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 80% ऑफ द टाइम 20% उसको शर्म आती है, क्योंकि हम लोग हस्बैंड के सामने या उसके मम्मी के सामने या बच्चे के सामने भी पूछना पड़ता है कभी कभी, बच्चा अगर छोटा रहता है बट समझने के एज में रहता है तो एक 20%, बट 80% ऑफ द टाइम शी इज़ नॉट विलिंग होने के लिए क्या लगेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट मतलब क्या, स्निग्धता, स्नेह होना चाहिए ना, वैद्य और रुग्ण के बीच में स्नेह होना चाहिए, तब जाके आप कनेक्ट करते हो उसको, और कनेक्ट होने के बाद आपको अपने आप वो आंसर देने लगता है। सेकंड थर्ड फॉलोअप में ओपन होता है कि नहीं पेशेंट, हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड थर्ड फॉलोअप में ओपन हुआ पेशेंट सर, या हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तब मुझे बताया सेकंड फॉलोअप ने, पहले नहीं बताया था। क्यों, क्योंकि आपका मतलब मानसिक लेवल का जो आप महाभूत है उसके मतलब स्निग्धता है वो उसके साथ कनेक्ट हो गई, इस वजह से उसने बताया। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो बताता भी नहीं तो वो बोलते रहते हैं क्रॉनिक पेशेंट, हाँ डॉक्टर दुखता से काय फर्क नहीं है ना, बोलते ही रहता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुक्षता रहती है, मतलब उसको हम लोग निगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो बताना ये है कि मेंस्ट्रुएशन में पहले 2 दिन आपने साम्ल मधुर नींबू शरबत पिया तो आपका रस धातु टॉपअप रहता है, वो अम्ल रसात्मक भी है, तो मूढ़ वातानुलोमन भी करेगा, ठीक है। अम्ल रस रक्त धातु को बढ़ाएगा भी, प्लस अम्ल रस कफक दोष को भी बढ़ाएगा, प्लस ये मधुर भी, साम्ल मधुर होने की वजह से, और ऑलरेडी उसमें ये पानी ही है वो, तो द्रवता को भी बढ़ाएगा। इसका मतलब आपको आप महाभूत को बढ़ाने वाला है, इस वजह से फिर स्कैंटी मेंसेस, तुच्छार्तव, कष्टार्तव, ये कंडीशन में पहले 2 दिन से और ड्यूरिंग द मेंसेस उसको कम से कम 2 गिलास नींबू शरबत पीने के लिए बोलना ही है। और
अभी धूप वगैरह निकली अचानक सपोज मुंबई में, तो हम लोग को कभी कभी 2 गिलास के ऊपर बोलना पड़ता है, बट पेशेंट कैरी करता है, उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि शी इज इन डिमांड ऑफ सामला मधुर रस, ये ध्यान में रखो। और जैसे मैंने बताया है, आप अलग लेवल से इमेजिन कर सकते हो, बट और ये अगर पेशेंट को समझाते हैं ना हम लोग, टैप का उदाहरण, नल का, तो पेशेंट को तुरंत समझ में आता है ये हेवीनेस है और ये नेचुरल है। हेवीनेस की वजह से मेरे को पेन आ रहा है, बट जो एक्सट्रीम पेन है ना ड्यूरिंग मेंसेस, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। विद्रुम किट्टा रयो, नहीं तो फिर ज्वर का हिस्ट्री रहेगा, लीन दोष रहेंगे तो वरांगक, ऐसे करके आपको टैकल करना पड़ेगा उसको। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ इससे हो जाएगा। ये जिंगी शादी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, ठीक है। वो नींबू शरबत बनाने का काम बताया था सर एक बार। नींबू निचोड़ना है, ठीक है, और आधा नींबू, 1 गिलास 250 से 300 ml तक के लिए आधा नींबू, मीडियम साइज का नींबू निचोड़ना। हाँ, प्रोवाइडेड वो खट्टा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप बड़े नींबू लेंगे ना, तो अभी वो खट्टे नहीं रहते उनमें, उसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद उसमें 2 to 3 पिंच सॉल्ट डालना है, ठीक है, उसको मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है। और वो मिक्स होगा नहीं, पूरा घुल नहीं जाएगा, ठीक है, विलीन नहीं होगा। उसके बाद फिर पानी डालना है, न्यूट्रल एजेंट, ठीक है, जो अव्यक्त रस बताया है ना पानी का। तो ये क्या हो गया, क्षारोयाति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता हो गया, नींबू अम्लीय है और ये क्षारीय है। क्षारोयाति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता हो गया, माधुर्य प्रस्थापित हो गया, और एक अव्यक्त रस का आप डाल रहे हो उसमें पानी। और पेशेंट अगर नीडफुल है, उसको नहीं लगता है सिर्फ ऐसा वाला विदाउट शुगर वाला, तो शुगर अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट आपको शुगर बोलना है उसको डालने के लिए, और मस्त पैकी पीने का वो सिप बाय सिप, एकदम नहीं पीना है उसको बोलना। ऐसा पूरा एक 6-7 घंटे में ख़त्म कर, आराम से 1 दिन में ख़त्म कर। लवण, सेना लवण, क्या सेंधा लवण, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे बोलना है उसको, ठीक है। एक मांस धातु का सिर्फ ये देखते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ कंप्लीट करके रुकते हैं आगे। मांस धातु जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो या उसके बारे में सोचते हैं, तब कुछ ना कुछ प्लास्टरिंग किया हुआ मटेरियल, ऐसे एक हम लोग एक बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। सपोज शरीर के ऊपर पुताई की है, हाँ, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि मांस धातु। मतलब हम लोग के दिमाग में वही आता है कि अस्थि के ऊपर लिंपन किया हुआ है या लेपन किया हुआ है, उसको हम लोग मांस धातु बोलते हैं। इस लेपन का शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। शरीर के ऊपर जब भी आघात होता है, तब शरीर में वो जो आघात रहता है या उसका आघात का जो परिणाम रहता है, वो जो शरीर में जो नाजुक इंद्रिय जो रहती है, फ्रेजाइल ऑर्गन्स है, उनकी तरफ जाता नहीं, यानी शॉक एब्जॉर्बर का काम उसमें उसकी वजह से हो जाता है, मांस धातु की वजह से। आगे उसमें काठिन्यता और स्थिरत्व होने की वजह से, वही जो शॉक एब्जॉर्बर की जैसे काम करता है, वो काठिन्यता और स्थिरत्व की वजह से शरीर में रहने वाले सिरा और धमनिया यानी इनका भी संरक्षण करता है वो। और मांस धातु के नीचे सिरा और धमनियों का स्थान है, और वो स्प्रेड हो चुके हैं, ठीक है, मांस धातु के नीचे, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। और शरीर का जो जोर से आघात भी हुआ तो भी तुरंत ऐसा होता है क्या, अभी हम लोग सपोज मुक्का मार रहे हैं किसी को, ठीक है, तो इधर का ब्रेक डाउन होता है क्या, वेन वगैरह, या मिड क्यूबाइटल वेन इंजर हो रही है और रप्चर होके ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, ऐसा होता है। वो क्यों नहीं होता है, मांस धातु की वजह से नहीं होता है। तो ये जो सहन करने वाला मांस धातु है, और मांस धातु की वजह से शरीर को पुष्टता मिल जाती है। और मांस धातु अगर पुष्ट रहेगा तो आगे के धातु, मतलब कौन सा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुओं का भी अच्छे से उत्पत्ति होती है। मांस धातु को पोषक यानी उसका नरिशमेंट करने वाले पदार्थ अगर खाने में आ गए तो उसमें से तो रस धातु
में उत्पन्न उसमें से जो आप ये करने वाले हो, क्षीरदती न्याय, खले कपूत न्याय वगैरह पता है ना आपको? खले कपूत मतलब क्या? कबूतर आएगा, अपना दाना चुगेगा, वैसे ही रहता है ना, क्या खाता है वो और उड़ जाता है, ठीक है, अपना अपना खाता है ना? सब खाता है क्या वो एक साथ? जितने भी, मतलब एक ही कबूतर सब कबूतरों का खाना नहीं खाता, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? खले कपूत। तो उसमें भी वैसे ही है कि मांस धातु पोषक अगर या वर्धक आपने पदार्थ खाए हैं, जैसे खजूर वगैरह है, जो हमेशा मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, खजूर, अंजीर और मुनक्का, ये 3 इंपॉर्टेंट है। वही खाने को बोलने हैं पेशेंट को बैक पेन के। अगर पेशेंट लीन है तो आपको वही, पहले वजन बढ़ाओ, मेन क्या है, वजन नहीं बढ़ेगा तो मसल्स में टेंशन कैसे वो करेगा? ये जो अभी बात किया ना, सहन करने वाला है, शोषिक, मतलब एक मराठी वर्ड आया है देखो पीछे के, काठिण्य और स्थिरत्व असल्यामुळे शोषिकपणाही बराच असतो। ये क्या है? आइसोटोनिसिटी ऑफ द मसल, वो टोन होना चाहिए उसमें। मतलब अभी सपोज आप खुद में हाथ लगा के देखो, यहाँ पे इधर सब ऊपर करो, ऊपर हाथ करके यहाँ पे ना ट्राइसेप आप ये करो, ऐसे ऐसे उसको ये करो, क्या बोलते हैं, हिल रहा है क्या वो ज्यादा? ऐसे नहीं ऐसे क्या शिथिल है क्या? फीमेल का रहेगा देखो, हिल रहा है सर। जिसका हिल रहा है वो अच्छा नहीं है, हाँ, शिथिलता आ गई उसमें। वो उम्र के हिसाब से आएगी सर। हाँ, मतलब फीमेल्स में तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिखता है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी मम्मी टेलर थी, टीचर और टेलर थी, ठीक है, तो ये हम लोग आदत था, ब्लाउज वगैरह का ये था ना, कटिंग हम लोग आउट ये करते थे, कट करते थे। तब मैं मम्मी को पूछता, अरे मम्मी ये तो मतलब इसका तो नाप ये है, बोले नहीं, 1 इंच हमेशा ज़्यादा रखने का। क्यों? क्योंकि वो लटकता है नीचे, फिर उसको फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। समझ में आया? एंड सो सेम रूल गोज अप्लाइज विद दिस ब्रेस्ट आल्सो। जितना उम्र ज़्यादा रहता है वो कुछ जगह छोड़ना पड़ता है उधर, क्योंकि सैगिंग ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है। ओके, मतलब वो भी मांस धातु से ही रिलेटेड है, इसके लिए मैंने अभी बोला आपको। तो जब भी आप रस धातु मतलब मांसवर्धक पदार्थ खाएंगे तो रस धातु उत्पन्न होने के बाद रक्त में से आग्नेय और वायव्य महाभूतों के द्वारा आग्नेय और वायव्य महाभूतों का अग्नि के द्वारा उसका पचन होने के बाद द्रवत्व जाकर उसको घन स्वरूप प्राप्त हो जाता है, उसको उस घन भाग से मांस धातु का पोषण हो जाता है। और ये पोषण जब आप ये रहेंगे विदाउट डिसीज रहेंगे तो अच्छे से चलता है। आगे अभी मैं थोड़ा सा आपको अदर देन दिस बताता हूँ मांस धातु, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, क्लिनिक में मांस धातु और मेद धातु। तो मांस धातु में देखो पहला क्या है, मांस पिशितम वर्ड आया है उसको, है ना। बाद में मांस मतलब क्या लेना है कि मेद धातु के बारे में स्नायु भी बोला है, ठीक है, मतलब खर पाक से स्नायु तैयार होता है, मृदु पाक से सिरा तैयार होती है। मतलब मांस और मेद थोड़ा हाथों में हाथ मिलाकर चलते हैं, और मांस और मेद धातु ही बताते हैं कि पेशेंट, हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे या देखकर कैसे बोलते हैं, मुझे बताओ कि ये पेशेंट स्थूल है और ये पेशेंट पुरुष है, कैसे बताएंगे आप? समझता कैसे आपको? रस धातु से समझता है, मांस में समझता है। और कोई धातु नहीं है शरीर में, मज्जा से समझेगा नहीं समझेगा, शुक्र से समझेगा नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि ये रस हो या रक्त हो, अस्थि, शुक्र और मज्जा, ये जिनका भी क्षय होता है ना, पहले ये 2 धातुओं के ऊपर परिणाम होता है। मतलब पहले नहीं, मतलब जब भी होता है तो परिणाम दिखता कैसे हम लोग को शरीर के ऊपर, अगर इनका वॉल्यूम जब कम होता है तब हम लोग को समझता है, खास करके मांस धातु का, तब हम लोग बोलते हैं अरे तू कितना पतला हो गया, कितना मोटा हो गया, सालों के बाद मिलेंगे तो, है ना। ये कब बोलते हैं? जब उसको देखते हैं फिजिकली, ये ध्यान में रखें। तो इसलिए मांस और मेद धातु बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में, सभी धातुएं तो इंपॉर्टेंट है ही, बट फिजिकली आप देखते हैं ना। मेरा हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, अगर व्हाट्सएप पे मैं क्या पूछता हूँ, पहले पेशेंट लीन है कि ओबेस है, पूछता हूँ कि नहीं, या यहाँ पे भी पूछता हूँ मैं, पीसीओडी रहे, मेंसेस करे, कोई भी पेशेंट है, मैं क्या पूछता हूँ पहले, लीन है कि ओबेस है। तब हम लोग को एक आइडिया आ जाता है कि पेशेंट, क्योंकि मैंने तो आपका पेशेंट देखा नहीं है, बट मेरे को अंदाज़ा तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है।
इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मांस धातु मतलब क्या, ऐसी चीज़ जो, अब मांसम पार्थिवम कहा है डल्लनाचार्य जी ने, बट एक्चुअल में उसमें पानी भी रहता है, ठीक है, आप महाभूत भी रहता है, तो पृथ्वी प्रधान आप महाभूत ऐसा है, ठीक है, मांस धातु। अब मांस धातु में जलीय अंश की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इलास्टिसिटी चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, अगर मेरा हाइपोथिनस थीनस मसल अगर टाइट हो गए तो मैं ये मूवमेंट करने में ये करूँगा क्या, इजी लगेगा मुझे, नहीं होगा। या मेरा कंधा, हम लोग क्या करते हैं, ग्रह लिखते हैं ना, या शूल लिखते हैं, या स्तंभ लिखते हैं, बराबर। अब स्टेनोसिस मतलब क्या, पेशेंट क्या बोलता है, नमनेस है, तो हम लोग लिखेंगे सुप्तता, ठीक है, या रेडिएटिंग पेन है, ठीक है, या गुरुत्व है, हेवीनेस बोलते हैं पेशेंट, मेरे को लगता है डॉक्टर किसी ने पैर उठाकर रखना चाहिए दूसरी जगह पर, मतलब क्या, गुरुत्व लिखते हैं हम लोग। तो ये किस में है गुरुत्व वगैरह, इसमें है ना, मांस धातु में। अगर वहां पे मांस धातु में ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, सपोज तेज महाभूत बढ़ता है, तो फिर लॉस ऑफ ब्लैडर टोन भी दिखेगा, स्टेनोसिस दिखेगा, मैकस डायवर्टिकुलम दिखेगा, ठीक है। ये मसल्स है ना सब, वो इंटरनल मसल्स हो या ये जो अपने बाहर के 206 मसल्स हो, सॉरी ज़्यादा है मसल्स ये बाकी के मसल्स हो, बट उसको अगर आप महाभूत जैसे ही कम हो जाता है तो रिजिडिटी, मतलब एक्यूट लंबार पेन लेकर जब आता है, या एक्यूट लंबागो ऐसा एक कंडीशन आता है, देखो कि जिसमें पेशेंट हिल भी नहीं पाता, ओके, बिल्कुल हिलता नहीं, मतलब जैसे भी मुड़ा तो पेन होता है, और वो अटकता है ऐसा बीच में, टॉयलेट में गया अटक गया, मतलब उसको डर लगता है बैठने को एक ही जगह पे ज़्यादा देर या खड़े रहने का। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो मांस धातु के ऊपर ही परिणाम होता है। अगर वो ग्रह जब हम लोग बोलेंगे जब उष्ण तत्व की वजह से होगा, ठीक है। ग्रह मतलब क्या, उसका एक डेफिनेशन है एक्चुअली, टीका में मेरे को अभी याद है। स्तंभ मतलब पूरा लॉक, और ग्रह मतलब मूवमेंट बट सीवियर पेन, समझ में आया। ग्रह मतलब लाइट विथ लिमिटेड मूवमेंट बट विथ एक्सट्रीम पेन, मतलब ग्रह। और स्तंभ मतलब हिलने का चांस ही नहीं है भैया उधर, और उधर कपड़े से सेकेंगे या वालू का स्वेत करेंगे, या आप अगर ये करते हो या हेयर ड्रायर से अभी मेरा हेयर ड्रायर चालू होगा, देखो आज से, मतलब 2 दिन पहले से मैंने स्टार्ट किया हेयर ड्रायर से बताने, क्योंकि वृक्षस्वेद है वो वृक्षस्वेद है ना, तो अच्छा वात मस्त आता है उसमें से बाहर वायु जोर से, वो भी गर्म, और क्या चाहिए आपको, उष्ण वृक्ष वायु है वो, जल्दी फटाफट कम होता है, फिर समझ में आया। मतलब ये कंडीशन में अभी बारिश गिरेगा ना तो पेशेंट को ग्रह नहीं होगा, स्तंभ होगा, लॉक हो जाएगा, क्यों, आप महाभूत के शीत गुण की वजह से। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर अभी आपको ज़्यादा यूज़ करना है, अभी आएगा शुंठी इस्तेमाल में, अभी आएगा माशा सैंधव इस्तेमाल में, ठीक है। अभी निशा तेल आमल की तेल के दिन गए 3 महीने के लिए, ठीक है, अभी उनका मार्केट डाउन है। अभी कौन आएगा मार्केट में, माशा सैंधव तेल, कुटकी तेल तो मैं खुद भी नहीं यूज़ करता हूँ, बट स्तंभन के लिए बोला है आपका जी ने, कुटकी तिक्का तेल एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। और ये हेयर ड्रायर, शुंठी, हिंग और अदरक का भी रस का भी लेप कर सकते हो आप, ठीक है। ये अभी आएंगे मार्केट में, ठीक है, अब उनका सीजन है। तो स्तंभ और ग्रह की ट्रीटमेंट अलग अलग। ग्रह में आपको रजनीयोग, पापा का रजनीयोग और ये देना पड़ेगा श्योर, और आपको इसमें स्तंभ के केस में हरलू वरांगक देना पड़ेगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो फल भी देना पड़ेगा, या आरोग्यवर्धिनी, पल्त्रिका दिक्वात, कुमारी आसव, ये जो अपतर्पण वाले हैं वो देने पड़ेंगे। मतलब इतना वो डीप है मांस धातु, ठीक है। अब सोचेंगे ना तो आपको बहुत सारा मिलेगा। अब मैं तो इतना डर गया हूँ पुरिश लेने के, अभी मेरे को तो अभी डर लग रहा है। एक टॉपिक कैसे होगा वो, एक तो बड़बड़ करने की आदत है, ठीक है, एक टॉपिक, और फिर वो आगे 15 टॉपिक के कब कंप्लीट होंगे वो सोच रहा हूँ, ठीक है। बट देखेंगे, उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करेंगे, क्रीम देंगे सर, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें पता है आपको, तो उसमें और ग्रंथ वाचन के मेंबर ही है, और मैं एक्सपेक्टेड वही कर रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा एक बैच चाहिए जो भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार करे। हम लोग का टारगेट ही वही है, और हम लोग को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है।
हम लोग को सिर्फ प्योर आनंद मिलेगा, जो आपको भी मिलेगा आगे जब आप प्रोपगेट करेंगे उसको। ठीक है, चलो अभी अभी रुकते हैं। बट ग्रह स्तंभ इसके बारे में भूलना नहीं है। सीरा शैथिल्य आपको देखो, अभी मैंने ना पुरुष के टाइम अभी ये ब्रेक डाउन करके लिया है। जैसे उसके बहुत सारे पर्याय है ना, शकृत है, किट्ट है, या मल है, पुरुष है, पुरुषन है, वर्चस है, वर्चस्क है, ऐसे बहुत सारे पर्याय है उसका। हर एक का मीनिंग हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग है। ये एक्चुअली मेरे को तब हिट हुआ था जब मैं अहमदाबाद में जाता था ना, सीपी शुक्ला परंपरा में कुछ एक 6-7 महीना में गया था फाइनल ईयर में एमडी के। सैटरडे संडे जाते थे हम लोग, और 3 ही घंटे का लेक्चर था संडे का। सैटरडे संडे नहीं, सिर्फ संडे का 3 ही घंटे का लेक्चर होता था, वो भी महीने में सिर्फ 2 बार। तो वहाँ पे ये बताया था चीज़ कि ये जो अध्याय के जो नाम है ना वही ट्रीटमेंट है। मैंने क्या कहा अभी, अध्याय के जो नाम है वही ट्रीटमेंट है। जो अध्याय में जो नाम है ना, ये सूत्र स्थान इसका छोड़ दो, चिकित्सा स्थान के बारे में वो सोचते भी नहीं है वो लोग। ठीक है, जाते भी नहीं, पहले 4 अध्याय के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड रहता है। मुझे पता है ना, मूत्र वर्ग, मूत्र अष्टमूत्र वर्ग, या बाद में ये आया है, फलिनी आया है, मूलिनी आया है, लवण वर्ग आया है, और उसका सीक्वेंस हम लोग को क्या लगता है दिया है एक के बाद एक, ऐसे नहीं। उसका सीक्वेंस है, वो पोस्ट और शाखा से वो कोरिलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप है वो, बहुत ज़्यादा डीप है। और उनका पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है ना वो निरुक्ति बेस रहता है, मतलब व्याकरण उनका एकदम टकाटक रहता है। व्याकरण के ऊपर उनकी ट्रीटमेंट चलती है। अब उनका देखो, अभी वो कल्याण में भी आए थे हितेन वाजा सर, तो उन्होंने बताया था तब के बाद, ये बोल के अभी रुकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभया अमल की अध्याय है, बराबर। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ चरक चिकित्सा स्थान पहले रसायन पाद का, सॉरी पहले रसायन चिकित्सक का अध्याय का पहला पाद है, बराबर। वो लोग क्या सोचते हैं, अभया, मैंने क्या बोला, अभया बोला क्या, नहीं, अभया मतलब भय वर्धक, यानी भय यानी वात, वात को अनुलोमित करती है, वो तो हम लोग को पता है। तो भय मतलब वात, और अभया तो वात को विरोध करने वाली वो अभया। आमल की, मल मतलब निकालना है ना बाहर, आमल की, आ मतलब जाना, लाना उसको, आमल की, ऐसा है। तो उसमें प्रत्यय, सफिक्स, प्रीफिक्स, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, विभक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब जोर देके। देखो कितना अलग एंगल है, सीखने के लिए क्या नहीं है, देखो क्या नहीं है, कितना कम सोचते हैं हम लोग अपनी ही दुनिया में हैं। जो पांचोती के वो भी बराबर नहीं पढ़ रहे हो आप, हाँ लाइटली लेना, मतलब मैं डांटने के योग्य नहीं हूँ, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं। बट फन एंड लर्न करो, अच्छे से करो ना। मैं देखो फाइनल मैसेज क्या है, व्यवहार में देखो, ठीक है। अब मेरी खुद की आंखें खुल गई है कि किट्ट में कितना गलत तरीके से बताया है आपको, हाँ, या किट्ट के बारे में हम लोग ने सोचा ही नहीं है। किट्ट शब्द मैं अभी एक जाते जाते बता देता हूँ कि किट्ट ये जो शब्द है ना वो धातुओं के बारे में आया है। धातुओं का जो मल है ना वहीं पे आपको किट्ट मिलेगा। जहाँ जहाँ पे धातुओं के मल के बारे में लिखा है वहीं पे मिलेगा आपको किट्ट शब्द, देख लेना। पुरुष शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आया है, शकृत का मीनिंग अलग है, हाँ, और पुरुष का अलग है, मल का शब्द अलग है। कुछ कुछ जगह पे मतलब रक्तपित्त की चिकित्सा में पारावत विष्टा या माक्षिक विष्टा वगैरह है, तो विष्टा शब्द का भी मीनिंग अलग है। कुछ समय पे वो पृथ्वी बता रहे हैं, कुछ समय पे वो तेज बता रहे हैं, तेज युक्त पृथ्वी, कुछ समय पे वो द्रव गुण बता रहे हैं, ऐसे पुरुष में ही। मतलब ये जो फिकल मटेरियल, मैं अभी स्टूल बोलूँगा उसको फिलहाल समझने के लिए, स्टूल के बारे में इतना अलग अलग अच्छे से बताया है। हम लोग ने क्या किया, गड़बड़, टॉपिक बहुत ज़्यादा रख दिया, वहाँ पे हम लोग का ये हो गया। बट अगर 4 दिन में ख़त्म नहीं होते तो वी विल पोस्टपोन, मतलब नेक्स्ट डे लेंगे उसके, नहीं तो अगले हफ्ते लेंगे, समझ में आया। बट वो टॉपिक पूरे कवर करें। नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आपको पूछ के टॉपिक रखूँगा वर्जन 2 में सिलेक्टेड लेने का, बट बहुत एलेबरेटिव लेने का, मतलब वो ना पुरुष का लाइफ टाइम में झंझट नहीं चाहिए। हाँ, पेशेंट, अभी मेरे को खुद को तकलीफ होता था बीच में, मतलब मेरा मोशन पास हो गया ना, जब मैं मतलब अभी प्रक्षालन, बुध प्रक्षालन के बाद जब मैं उठने के टाइम मेरे को फिर से
थोड़ा सा गैस पास होकर स्टूल पास होता था सशब्द, और फिर मेरे को वो समझा कि उसको गुदोपलिप कर कहते हैं, और वो मेरे को समझता था कि कुछ ऐसा उपलिप्तता है वहाँ पे, उसकी कंसिस्टेंसी अलग रहती थी। मेरा खुद का अनुभव है, तब मेरे को आज समझा कि गुदोपलिप था वो। जब भी मैं मीठा खाता हूँ कुछ ज़्यादा ज़्यादा, हाँ, मतलब श्रीखंड वगैरह, तब ये चीज़ होती है। ओके, तो देखेंगे अभी आगे उसके बारे में। ठीक है, चलो अभी रुकते हैं यहाँ हॅलो पे। सर. हाँ बोला. हा सर, वरांगक्षार जो आपण वापरतो ना सर, तो किती दिवस, म्हणजे सर काय झालं, माझ्याकडे एक आमवादची सर पेशंट आहे, 32 एज आहे, आम्लधर्मी प्रकृती है सर. हाँ हिंदी. हाँ हाँ सर, आम्लधर्म उसकी प्रकृति है, और सर उसके दोष देखे ना तो पूरे सर 6 साल से उसे आमवात है, आणि सर जकड़ाहट है पूरे बॉडी में, स्मॉल जॉइंट मूवमेंट, आणि सर सभी जगह उसे है सर. 3 डेज के बाद उसका कॉन्स्टिपेशन था, 3 डेज के बाद उसे मोशन होती थी, वो भी क्लियर नहीं होती थी. साम जिह्वा है, अग्निमांद्य है. और सर मैंने क्या किया कि उसका उदर परीक्षण करके देखा तो प्लीहा घन थी उसकी, दोनों वृक्क पे सर ज्यादा टेंडरनेस था, वाम पे ज्यादा था. तो सर मैंने उसे ये चालू किया सर, वरांगक्षार दे दिया. पहले सर उसकी फीवर की हिस्ट्री थी, उसने बोला कि फीवर आता था जाता था, और उसका सर हेतु क्या था कि जब से उसकी शादी हो गई है तो सर तब से वो जब मॉर्निंग उठती थी तो वो जो रात का जो बचा कुचा है ना वो सर हमेशा वो खाती थी. वो उसे सर वो उसका हेतु मिला सर. फिर मैंने उसे क्या किया कि फीवर भी था सब, उसे जब जॉइंट पेन्स होते तब तब उसे फीवरिश लगता था. तो सर मैंने उसे श्व दिया, वरांगक्षार दिया, और सर रासना दिया, और सर अनुलोमन तेल चालू किया, और फल चातुर्थक दिया. सर तो क्या हुआ कि पहले 10 दिन में ना उसे जो पेन्स होते थे वो सर उसका स्मॉल जॉइंट का जो स्टिफनेस था ना वो कम हुआ हो गया, लेकिन मन्या और शोल्डर का था, क्योंकि उसे स्टार्टिंग मन्या और शोल्डर से हुई थी, वो वैसा ही उसका कंटिन्यू रहा. अनुलोमन तेल से सर क्या हुआ कि उसका 3 डेज के बाद जो मोशन होता था वो उसे अल्टरनेट डे होने लगा, और उसने कहा कि उसे जब भी मोशन होती है तो उस दिन उसे बिल्कुल पेन नहीं होता. और सर मैं मेरे ओपीडी में पंचकर्मा वगैरह सर वो फैसिलिटी नहीं है, तो उसने सर क्या कहा कि 10 दिन के बाद उसे जलन ज्यादा हो गई, यानी हैंड और लेग्स बर्निंग ज्यादा हो गए. तो सर मैंने वरांगक उसका स्टॉप किया. तो सर वरांगक कितने दिन यूज करना है, और सर कौन से पेशेंट में देना है, नहीं सर मुझे तो बहुत कंफ्यूज रहता है. देखो क्या प्लीज रहता सर है, इसका इलैबोरेट कीजिए. पहले आप ये है ना कि जकड़ाहट वगैरह है उसको, बराबर फीवर का स्टेज, पहले आपको क्या करना है, फल सुबह 6 शाम को 6 बजे, चातुर्तक मत ऐड करो. ऑलरेडी शामता भी रहेगा नहीं तो स्त्यान है वो जाएगा नहीं, वो जल्दी चातुर्तक कुछ काम नहीं करेगा इधर, कुछ भी काम नहीं करेगा वो. मतलब ऐसा है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है, समझ में आया ओके. उसका कुछ. ठीक है, तो अभी क्या करना है, फल सुबह 6 शाम को 6 बजे. ठीक है, वरंग का भी फिलहाल ड्रॉप करो क्योंकि उसको हिस्ट्री मतलब सॉरी सिम्टम दिख रहे हैं रुक्षता के और दाह दिख रहे हैं, वो फिलहाल रुको. और पेशेंट लीन क्यों हो गए सर? लीन है सर. हाँ, तो उसको क्या करो, अभी 2 बजे रयो डाल दो. ठीक है, दोपहर 2, बाकी 10 बजे कुछ भी ऐड मत करो. व्यानुदान काल में रसोनादी वट्टी डालो गर्म पानी के साथ. हाँ सर वो चालू है. व्यानुदान चालू है ना, हाँ सर रसोना दिवट्टी चालू है. उसको अपन काल में करो. ठीक है, बाकी कुछ मत करो. सीएलटी देखो मैं बताता हूँ, ये जो स्तंभ के पेशेंट अभी देखो, अभी वो हिला रही है क्या, ऐसा है ना, क्लबिंग ऑफ हैंड वगैरह रहता है उसका, या हाँ पेशेंट. सर. तो ऐसे सीएलटी कभी देने का नहीं. हम लोग क्या करें, स्टैंड तो बढ़ा रहे हैं उसमें उल्टा, ये ध्यान में रखो. मैं हमेशा बताता हूँ, देखो कॉन्स्टिपेशन में जब भी आपका क्लियर डायग्नोसिस रहेगा ना कि ये पक्वाशय समुच्चय व्याधि है या पक्वाशय ओरिजिनेटेड है, मतलब सरगुण वहाँ से अच्छा है बट पक्वाशय में रुक्षता है, तो वहाँ पे आप सीएलटी देना, आपको देना है. बट पक्वाशय में रुक्षता नहीं है तो आप मत दो, उसको ध्यान में रखो. आमवात में कतई यूज़ नहीं करना है सीएलटी, कतई बिल्कुल नहीं यूज़ करना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड. क्योंकि ये जो है ना सीएलटी, ये पार्थिव है, पार्थिव तेल है ये, समझ में आ रहा है. उसको आप यूज़ करेंगे जब ऑलरेडी आपका पृथ्वी प्लस आप महाभूत बड़ा है आप, और वो जो श्लेष्मा है वो स्त्यान कफ है, तो स्त्यान कफ बढ़ाएगा वो उल्टा.
समझ में आया? आप मोशन क्लियर करने के लिए दे रहे हो ना, तो फल से काम हो जाएगा. तो पहले तो एक क्वाद दे दो. फीमेल है, मेंसेस का अगर इशू रहेगा उसको तो कुमारी दे दो. मैं तो बोल रहा हूँ अभी फिलहाल आप कुमारी पे रखो, फल भी मत दो. ठीक है, तब जाके वो ये होगा. CLT देने के बाद आप उसको बढ़ा रहे हो इनडायरेक्टली, मतलब नलिफाइड हो रहा है. CLT जब हम तभी देते हैं हम लोग जब मेरा अभी क्या है देखने का नज़रिया CLT को. ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेटेड होना चाहिए फर्स्ट साइन. दूसरा, शरीर के ऊपर एक हाइपर पिगमेंटेशन होना चाहिए. वो बोलना चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है डॉक्टर, और कड़क होता है. कड़क जैसे ही बोलता है वो, और हम लोग क्या पूछते हैं, भूख लगता है क्या? बोला हाँ. 101% CLT देने हैं हमको अपन का. अगर वो बोलता है कि भूख भी नहीं लगता है, तो मैं CLT, अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन मल प्रवृत्ति है, घन ग्रथित मल प्रवृत्ति है, ठीक है, मल वटक आ रहे हैं, तो मैं CLT प्लस फल रखता हूँ, नहीं तो कुमारी रखता हूँ. समझ में आ रहा है बात? समझ में आएगी? अगर यकृत का सरगुण देखो, भूख लग रहा है मतलब क्या, यकृत का सरगुण प्रॉपर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर उसको भूख लग रहा है बट कॉन्स्टिपेटेड है, तो आपका ये सीधा सीधा मतलब है कि पक्वाशय में प्रॉब्लम है. क्योंकि हम लोग जब तक लोकल नहीं, सॉरी, जो गाड़ी का जो स्टेशन है वही हम लोग को पता नहीं रहेगा कि रुकना कहाँ पे या रोकना कहाँ पे, तो कैसे करेंगे? ऐसे उठ के हम लोग कोई भी ट्रेन में चले जाते कि गाँव की जो ट्रेन रहती है, कोई भी एक्सप्रेस में उठ के चले जाते कि नहीं? हम लोग को डेस्टिनेशन पता रहता है, हम लोग को अराइवल कहाँ पे होने वाला है वो भी पता रहता है, बोर्डिंग कहाँ पे करना है. उसी ट्रेन में वही समय पे जाकर हम लोग चढ़ते हैं. वैसे ही पुरुष का भी, यकृत से निकले वो गाड़ी बराबर, बट पहुँचने तो ये बीच वाले स्टेशन में प्रॉब्लम है ना, नहीं तो वो पटरी में, उसका ट्रीटमेंट करना है. पहले बोर्डिंग स्टेशन का ट्रीटमेंट करके क्या फायदा यकृत का? समझ में आया बात? तो इसीलिए कभी कभी सिर्फ CLT से रिजल्ट आता है. समझ में आया? पण तुम्ही घेऊच नका. हाँ, और जितना भी वो ग्रह वाला है ना, अभी उसको क्या करो, सरसब तेल थोड़ा थोड़ा लगा इधर, और हेयर ड्रायर से सेकना स्टार्ट कर दो. उधर बारिश है ना? किधर है आप, किधर रहते हो? कोल्हापुर सर. हाँ, बारिश है. हाँ, कोल्हापुर तो अनुप्रदेश ही है वो. हाँ, ऊर से पूछता. हर जगह पे पानी की कोई कमतर नहीं. मैं रहा था वहाँ पे MIDC में, गोकुल MIDC, वहाँ पे था, और 3 किलो अच्छे से वजन भी बढ़ा था मेरा 1 महीने में. तो और इसकी वजह से फिर वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कोल्हापूरला खरंच खूप थंड असतं पुण्यापेक्षा. मी फॅक्ट सांग पावसाळ्यामध्ये. तो इसकी वजह से आपको हेयर ड्रायर अभी परचेज करने को बोलो पेशेंट को, क्योंकि सभी को लगता है हेयर ड्रायर घर में. किस वजह से? क्योंकि अभी पेशेंट भीगने वाला ही है. इट्स मतलब मुंबई और पुणे में तो इट्स अनअवॉइडेबल. मुंबई के बारिश का तो भरोसा ही नहीं रहता. तो मतलब हम लोग के पेशेंट रेनकोट में हो या ना हो, वो भीगते ही हैं अंदर से. ठीक है, और वो लेके ही आने वाले सर्दी जुकाम वगैरह. तो हेयर ड्रायर इज मस्ट टू बाय रहता है. ठीक है, उनको बोलने का, और वो उसका दूसरा भी उपयोग है ना, उनको एस्थेटिक बताने का. अब बाल भी सुखा सकते हो, और ये भी यूज क्योंकि इट कॉस्ट अराउंड 800 to 1200. ओके, तो लेना ही है आपको, क्योंकि उससे अच्छा अभी मार्केट में कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं है मेरे नज़रिए में कि जो अफोर्डेबल भी है और जो फटाफट काम करके देते हैं. और हेयर ड्रायर चलाना कितने समय आपको? 2 से 3 मिनट एक संधि के ऊपर. कितना और इतना मैजिकल काम करता है ना, आप यू वोंट बिलीव. अगर घर पे रहेगा ना तो आप देखो करके, मस्त काम करता है. और पेशेंट लीन जब रहते तो थोड़ा मैं कपड़ा रख के करने को बोलता हूँ, उसका हीट ज़्यादा लगता है. और ज़्यादा सुकुमार पेशेंट रहते हैं ना, नाटकी पेशेंट, नाटक जो ज़्यादा करते हैं, मोटे पेशेंट, उनको भी थोड़ा कपड़ा रखकर बोलना है करने के लिए. ओके, तो युक्ति से और सर अतिसार में ना रसोनवटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर. वर्षा अतिसार अभी सर. हाँ सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका. नहीं खाए ना कटल, खास करके महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ. आम बहुत ज़्यादा खाए बट कटल नहीं खाए हैं, वो सब अतिसार लेके आने वाले हैं. अभी चालू हो जाएगा अतिसार. और वो त्रिभुवन कीर्ति लसु से पाचनयुग से नहीं जाएगा, वो सिर्फ रसोनौदी वट्टी से ही जाएगा, ये ध्यान में रखना. ठीक है, बट ये देखो कि उसमें दुर्गंधी है क्या? दुर्गंधी ज़्यादा रहेगी तो पाचन योग काम करेगा. दुर्गंधी कम रहेगी और वाटरी है तो फिर रसोनादी काम ही करेगा, रसोनादी ही काम करेगा वहाँ. ठीक है, देखो आप है अभी थोड़ा थोड़ा
ये बैच कंटिन्यू करो, आपको कितना भी कंटाला है रिपीटेशन हो लेक्चर्स का या भी वो पोस्टपोन। कल मुझे 9 बजे मैडम ने फ़ोन किया, प्रिया मैडम ने, कुमावत मैडम, सर आज लेक्चर है क्या? पहली बात तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि आज गुरुवार है, बुधवार है कि शनिवार है, क्योंकि ऑल डेज ओपीडी रहता है, हम लोग पेशेंट को पूछ के फिर ये करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो 2 बार पोस्टपोन हुआ, बट अगले बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी रुकते हैं। और मैं अभी लास्ट वाला लेक्चर अपलोड नहीं किया सर एक मिनिट सर. हाँ बोलो, तुम ही बोली सर थी ना, ये चेंबूर में रहकर नहीं आते, मतलब है ना, हार्डली सर 1.5 किलोमीटर रहते हैं क्लिनिक से, 1.5 किलोमीटर। सर बोला सर मी तुम्हाला कॉल करून सांगते, कारण सर मला आता विचारायचे, सरांनी मगाशी क्वेश्चन विचारलेलं लिहा वृद्धीमध्ये वरांगक आणि रजनीयोग, तर म्हणजे ते कधी द्यायचं? कर द्यायचा, लिहा वृद्धि में वरांगक ही आता है, रजनीयोग का संबंध ही अच्छा, नहीं। नाही ना? रजनीयोग मतलब क्या है, टाइम पास जो रहता है ना, उष्णता वगैरह ऐसा, या आकाशीय नाद रहते हैं तब रजनीयोग। हम्म. सर अगर- रस धातु वाला, सर अगर रस patient- धातु वाला सर जो वीडियो है सर, वो अभी रिकॉर्डिंग देख नहीं पाया सर, वो 2-4 दिन ही रही है शायद। प्राइवेट में देखा क्या आपने, लिंक के ऊपर क्लिक करके देखा क्या? हाँ सर, उसमें रिमूव दिखा रहा है। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ मैं। मतलब रसा धातु बाकी है, और कौन सा है? लास्ट वाला रिकॉर्डिंग बाकी है। हाँ सर। एक्चुअली आता प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है, लैपटॉप में होने के बाद उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो यूट्यूब के ऊपर जाकर फिर से उतना ही टाइम लेता है, ऐसा है। इसके लिए वो फिर कंटा लाता है मेरे को भी, और मैं फिर स्किप हो जाता है मेरा। अभी ये जूम रिकॉर्डिंग रहेगा ना, जूम का स्टोर है, मैं लिंक तुरंत शेयर करता हूँ आपको, और फिर वो आप देख लेते हो, ऐसा रहता है। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी, ये वाला तो अपलोड कर देता हूँ पहले, हाँ। और वो लिंक के ऊपर अगर मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ ना, तो बिकॉज ऑल दिस इज एक्सक्लूसिव, आप टाइम आकर कर रहे हो, यूट्यूब वाला बंदा उसके मन से कर रहा है लेक्चर अटेंड, ठीक है। सिखाना हम लोग को सबको है, बट उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है कि नहीं। हम लोग का नहीं है ना ये सब कुछ। मैंने अगर करता ना, मैं सच्ची में मैं इतना ये हूँ ना, मुझे मराठी में उसको कुछ का बोलते हैं, कुछ का मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में अभी मेरे को याद नहीं आ रहा मैं ऐसा देता नहीं फिर जल्दी, बट नॉलेज मेरा है ही नहीं ना, बट ये इसके लिए बांट रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को समझ में जितना आता है वो फटाफट देना है मुझे, क्योंकि मेरे को सच्ची में डर लगता है इसका, अगर कुछ हो गया कल परसों, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर ये कुछ हो गया, सब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया सपोज, तो फिर क्या होगा, मैं ले पाऊँगा क्या लेक्चर्स? जब मुझे कुछ हुआ तो क्या होगा? मेरे को पता है कि एज इट इज चलेगा, बट मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। जब मैं ऊपर जाऊंगा तब मेरे सर को ऐसा नेगेटिव बोले बोलना, क्या ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना नहीं, कुछ हो गया और ऐसा ऐसा सब नहीं ठीक है, बोलना ठीक सही। सर चलेगा। ये अभी रुकते हैं, ठीक है। बट आप पढ़ाई करो, उसके बाद आपको प्रोपोगेट करना है, उस हिसाब से पढ़ाई करो, तो फिर अपने आप देखो, आप परमार्थ के बारे में सोचेंगे ना, तो अपने आप स्वार्थ आ जाएगा। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। आवाज है तो ना? हाँ, आप पहले दूसरों के बारे में सोचो कि मेरे को ये आगे पास ऑन करना है, तब जाके। अभी ये भी मैंने अभी पढ़ा नहीं था, गायत्री, मैं ओपीडी से आया और तब मेरे को पता चला, अरे, तो उसने पूछा मैं मीटिंग का मैसेज डालूँ क्या 8 बजे, तो मैं बोला हाँ डालो, तो मैं खुद आज 8:30 बजे आया हूँ आज, ठीक है। अभी रुकते हैं, और आप पढ़ो प्लीज, ज्वर का देखो, फिर से पढ़ के देखना, हाँ। चलो अभी रुकते हैं, सर एक क्वेश्चन पूछना था बोलो। सर। सर आपने बताया ना जीएम ज्वर के सर पेशेंट है, तो उसको सर ये गन्ना आती है, तो उसको वरांग देने के बाद स्किन पर क्या है उसको? सेंसेशन होता है। मेरे को ना आपका आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली, मेरा शायद ये है। आप टाइप करो ना, टाइप किया क्या? और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, मैं भेजता हूँ सर। हाँ, अब आ रहा है सर? इधर, सर हेलो, हाँ नहीं सर, आप
आपकी आवाज सही आ रही है सर, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा, उनका प्रॉब्लम है शायद। हाँ, डॉक्टर रूपक का प्रॉब्लम है नेटवर्क का। हाँ, अभी एक दिखा देखो रूपक जी ने, ब्रेस्ट में जल महाभूत कलेक्ट होने के कारण ये ब्रेस्ट एंगोर में भी बढ़ते हैं ना लोग, है ना? मैस्टाइटिस। हाँ, नहीं मतलब ये इसके टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बराबर है हाँ या ना? तो ये किसका ये स्थान है? रस 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 धातु का उपधातु है स्तन रस में प्रवर्तन होता है वहां से, इसलिए उसमें ऑब्वियस है कि घर में सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। समझ में आया बात? इसके लिए ब्रेस्ट एंगोरमेंट भी दिखता है वहां पे मेंस्ट्रुअल के टाइम। अच्छा, ये लिखा है ना रूपाली ने, हाँ रूपाली मैडम, उसका आंसर इन्होंने दिया है, रूपक जी। ठीक है, ठीक है, अभी रुकते हैं फिर यहाँ पे। शुभ रात्रि, श्री कृष्ण रात्रि। Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट सर। Good night. गुड नाइट मैं क्या बोलूं? यहाँ तो बोलो कम से कम श्री कृष्ण रात्रि, शुभ रात्रि बोलो, नहीं तो हाँ ठीक सबकी तो तो अंग्रेज है शुभ ना। रात्रि। श्री कृष्ण रात्रि। चलो।